डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1631 से 1640 तक। क्रिस्टल में बंद गहरा जामनी शोला सैफ अली के बैग की जगह में इंतहाई दिलकश लग रहा था। इस बार तो वाकई मेरी किस्मत जाग उठी है, सैफ अली ने पर्पल थंडर फुलियम जामनी तूफानी शोला को देखते हुए इंतहाई खुशी का इजहार किया। ये शोला इन तमाम अशिया से कहीं ज्यादा कीमती था जो उसने मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट से हासिल की थी। खिलाड़ियों को टायर 3 का पुरस्कार शोला तभी मिलता था जब वो बहुत खुशकिस्मत होते, और यहाँ तक कि सैफ अली भी उनमें से सिर्फ चंद एक के ठिकाने जानता था। मजीद बरा इनमें से हर एक को हासिल करना इंतहाई मुश्किल था। माजी में लातादाद गिल्ड्स ने पुरस्कार शोलों पर जंगें लड़ी थी, यहाँ तक कि सपर गिल्ड्स ने भी टायर 3 के पुरस्कार शोलों पर एक दूसरे का कत्ल आम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक पुरस्कार शोला जितना ज्यादा ताकतवर होता, वो फॉर्जर, लोहार और कीमियागिर अल्केमिस्ट की ज़ैली क्लासेस की इतनी ही ज्यादा मदद करता। ये औजार फॉर्जरर्स और कीमियागिरों को आला दर्जे की अशिया आसानी से तैयार करने में मदद देते थे। सैफ अली ने कभी तवक्को नहीं की थी कि गोल्ड मैजिक क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट की सिर्फ आधी अशिया लौटने के बावजूद वो वाकई एक टायर 3 पुरस्कार शोला हासिल कर लेगा। अगर वो खजाने के संदूक की बाकी अशिया भी लूट लेता तो उसकी फसल कितनी शानदार होती। अब सैफ अली का मोबेश समझ गया था कि टायरनट सिविल इसका शिकार करने के लिए इतना बेचैन क्यों था। आखिरकार एक टायर 3 पुरस्कार शोला एपिक अशिया से भी ज्यादा कीमती था, और मवाद को रिफाइन करने की सलाहियत के अलावा पुरस्कार शोले जंग में खिलाड़ी की ताकत को भी बढ़ा सकते थे। सिस्टम उसे इतनी आसानी से एक शोला हासिल करके फरार होने क्यों देता। सैफ अली के लिए टायर 3 पुरस्कार शोला जान बचाने वाली चीज भी थी। इस टायर 3 पुरस्कार शोले के साथ मैं अपने लिए कुछ और वक्त खरीद सकता हूं, सैफ अली पर्पल थंडर फुलियम को देखकर मुस्कुराया। ब्लैक विंग सिटी में पुरस्कार एनपीसी चेक ने इस पर जो लानत भेजी थी, इसे सिर्फ एक पुरस्कार शोले से ही दबाया जा सकता था। बदकिस्मती से टायर 2 का आइस ब्लू डेविल फुलियम बहुत कमजोर था, जो लानत के फाल होने में सिर्फ महदूद वक्त की ताखीर कर सकता था। इब्तिदाई तौर पर सैफ अली ने खतरा मोल लेने और वक्त मिलने पर अपने माजी की याददाश्त से टायर 2 और 3 के पुरस्कार शोलों में से एक हासिल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी। जब तक वो टायर 3 पर्पल थंडर फुलियम को जज्ब करता और इसे सिविल फुलियम रू के शोले के साथ जम कर लेता, इसे सिविल फुलियम पर बेहतर कंट्रोल हासिल हो जाता। तब इसके पास पुरस्कार एनपीसी को तलाश करने और शीरी की तरफ से दिए गए क्वेस्ट को मुकम्मल करने के लिए ज्यादा वक्त होता। यहां तक सोचने के बाद सैफ अली ने पर्पल थंडर फुलियम पर टेप किया और इसे अपने साथ बाइंड मुंसलिक करने का इंतखाब किया। जैसे ही इसने ऐसा किया, पर्पल थंडर फुलियम पर मुश्तमिल क्रिस्टल बखर गया। गहरा जामनी शोला सैफ अली के जिस्म में दाखिल हुआ और जामनी आग ने इसके पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। नीले रंग की बिजली की लहरें इसके गिर्द चमकने लगीं, जबकि एक शदीद दर्द ने इसके जिस्म के हर इंच पर हमला किया। कुछ ही देर बाद सैफ अली के सामने एक लोडिंग बार नमूदार हुआ जिसमें इंजमाम का अमल दिखाया गया था। 1, 2, 3। इंजमाम इंतहाई सुस्त था। अगर कोई आम खिलाड़ी इस पुरस्कार शोले के साथ जम होने की कोशिश करता तो शदीद दर्द के बाइस कुछ ही लम्हों में इसका दिमाग माऊफ हो सकता था। अगरचे खिलाड़ियों के पास गेम में अपनी दर्द की हसासियत को कम करने या बंद करने का इख्तियार था, लेकिन ऐसा करने से इंजमाम का अमल सबूताज हो जाता। खुशकिस्मती से गार्ड्स डोमेन में 10 साल से ज्यादा रहने के बाद सैफ अली दर्द का आदी हो चुका था। इसके बावजूद जैसे जैसे इंजमाम का अमल जारी रहा, ये बमुश्किल काबिल बर्दाश्त था। वक्त गुजरने के साथ साथ दर्द की शिद्दत में इजाफा होता गया, लेकिन सैफ अली को इस इंजमाम के बारे में कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ। दर्द में इजाफे के अलावा ऐसा महसूस हुआ जैसे शोले इसके जिस्म को जलाते हुए इसे निखार रहे हों। दर्द के साथ साथ एक खुशगवार एहसास भी था। जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया, इसका इदराक परसेप्शन
तेज होता गया। उसने सैफ अली को हैरान कर दिया। उसने कभी नहीं सुना था कि पुरस्रार शोले खिलाड़ी के इदराक और जिस्मानी साख्त को मजबूत करते हैं। अगर उसकी पिछली जिंदगी में खिलाड़ियों को मालूम होता कि टायर 3 पुरस्रार शोले ऐसा कर सकते हैं, तो गेम का हर माहिर अपने लिए एक हासिल करने के लिए पागल हो जाता। मजबूत इदराक बिलाशुबा खिलाड़ियों के जंगी मेयार को बेहतर बनाता, और जैसे जैसे वो आला टायर्स तक पहुंचते ये मजीद फायदेमंद होता जाता। वरना गार्ड्स डोमेन के माहिरीन बिल्ड लाइन्स और फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया को इतनी अहमियत न देते। इंजमाम के अमल के 20 मिनट बाद सैफ अली ने सिस्टम नोटिफिकेशंस का एक सिलसिला सुना। सिस्टम पर्पल थंडर फुलियम खिलाड़ी ये फैंग के साथ मुंसलिक हो गया है। सिस्टम पर्पल थंडर फुलियम का इंजमाम मुकम्मल हो गया है। पर्पल थंडर फुलियम की आजमाइश से गुजरने के बाद खिलाड़ी को तमाम बुनियादी सिफात एट्रीब्यूट्स में 60 का इजाफा, जिस्मानी साख्त में 5% बेहतरी, रद्द अमल की रफ्तार में 10% इजाफा, इदराक की हद में 10% इजाफा, आग के खिलाफ मुजाहमत 70 और बिजली के खिलाफ मुजाहमत 70 हासिल हुई है। अपने पर्पल थंडर फुलियम पर 100% कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। इसके बाद सैफ अली ने पर्पल थंडर फुलियम का मुआयना किया। जब इसने इसकी मालूमात देखी तो वो हैरान रह गया। पर्पल थंडर फुलियम टायर 3 पुरस्रार शोला फाल होने पर नक्लो हरकत की रफ्तार और हमले की रफ्तार में 30% इजाफा करता है। आग और बिजली की किस्म के हमलों से होने वाले नुकसान में 50% इजाफा करता है। हमलों के तबाहकुन असरात में 100% इजाफा करता है। फौरजन कीमियागिरी और खाना पकाने के लिए पैदावार की कामयाबी की शरह में 15% इजाफा करता है। सैफ अली नक्लो हरकत और हमले की रफ्तार में इजाफे से हैरान नहीं था, लेकिन इसने तबाहकुन असरात में 100% इजाफे की कभी तवक्को नहीं की थी। अगरचे ये खिलाड़ियों की ताकत हमले की ताकत को बेहतर नहीं करेगा, लेकिन बढ़ते हुए तबाहकुन असरात खिलाड़ियों और राकेशों के दिफा के खिलाफ तबाहकुन साबित होंगे। एक खिलाड़ी आमतौर पर ग्रेट लॉर्ड के दिफा के खिलाफ जिदोजहद कर सकता है, लेकिन अगर उनके हमलों का तबाहकुन असर दुगना हो तो वो ग्रेट लॉर्ड के दिफा को तोड़ने और इसे बहुत कम वक्त में शिकस्त देने के काबिल होंगे। इसी तरह पीवीपी में इस तरह का इजाफा मजिजाती होगा। ये आम मालूमात थीं कि खिलाड़ी ताकत के लिए बुनियादी तौर पर अपने हथियारों और साजो सामान पर इन्हिसार करते थे। हथियारों और साजो सामान के बगैर खिलाड़ी की सिफात में जबरदस्त कमी वाक़ होती। दरीं असना खिलाड़ी बढ़ते हुए तबाहकुन असर के साथ अपने मुखालिफिन के हथियारों और साजो सामान की पायदारी ड्यूरेबिलिटी को ज्यादा तेजी से खत्म करने के काबिल होंगे। जहां तक पैदावार की कामयाबी की शरह में 15% बेहतरी का ताल्लुक है, ये टायर 2 आइस ब्लू डेविल फुलियम से 5% ज्यादा थी। अगरचे ये सिर्फ 5% का फर्क था, लेकिन आला दर्जे के मवाद को रिफाइन करते वक्त टायर 3 पर्पल थंडर फुलियम की कारकर्दगी कमजोर पुरस्रार शोले से कहीं बेहतर होगी। अगर सैफ अली कनकर्रज आर्मर फाते की ज़रा बनाते वक्त टायर 3 पर्पल थंडर फुलियम का इस्तेमाल करता तो उसकी कामयाबी की शरह आसमान को छू लेती। पर्पल थंडर फुलियम के साथ जम होने के बाद सैफ अली ने एक स्पेशल गेट को फाल किया और वो लोस्ट टाउन गुमशुदा कस्बे के बाहर अपनी टीम के बाकी अरकान के साथ दोबारा जा मिला। अगरचे टायरनेट सिविल ने इस पर सिविल पर सिविल और रूका ताकुब से इस्तेमाल किया था, लेकिन सैफ अली ने चंद तजुर्बात के बाद दरियाफ्त किया कि टायरनेट सिविल खुद सफेद टावर से बाहर नहीं निकल सकता। इस नतीजे ने सैफ अली को सिक का सांस लेने का मौका दिया। कम अज कम इसे अपनी टीम को ग्राइंड करने और लेवल अप करने के लिए कहीं और नहीं ले जाना पड़ेगा। अपनी टीम के साथ दोबारा मिलने के बाद उसने लोस्ट टाउन के अंदरूनी इलाके में शैतानी मखलूकात को मारना जारी रखा और माना और एट्रनीम और एओर के लिए ग्राइंडिंग करते हुए सबके लेवल्स में मुसलसल इजाफा किया। मजीद 2 दिन तक ग्राइंडिंग करने के बाद सैफ अली और दीगर ने आखिरकार लोस्ट टाउन में मौजूद हर शैतानी मखलूक का सफाया कर दिया। वाहिद जगह जो उन्होंने अभी तक चेक नहीं की थी वो कस्बे के मरकज में मौजूद बेपना गहरा गड़ा था। दरीं असना 2 दिन की ग्राइंडिंग के बाद हर एक का लेवल तकरीबन 48 से बढ़कर तकरीबन 50 हो गया था। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, उसने तमाम तजर्बा एक्सपी या फुलियम बरस्ट और लाइटनिंग एज को लेवल अप करने में लगा दिया था। टायर 2 का खिलाड़ी होने के बावजूद इसके पास अपने हथियारों में टायर 2 की महारतें स्किल्स बहुत कम थीं, और अगर उसे टायर 1 की महारतों पर इन्हिसार करने पर मजबूर किया जाता
तो वो कभी भी टायर 2 क्लास के मुकम्मल फवाइद हासिल नहीं कर पाता। लिहाजा सैफ अली ने इन 2 टायर 1 महारतों को टायर 2 तक पहुंचा दिया। ऐसा करने से दोनों महारतों ने खाम ताकत के लिहाज से एक मियारी तब्दीली हासिल कर ली थी। फुलियम बरस्ट टायर 2 लेवल 3 टायर 2 लेवल 4 महारत में अपग्रेड करने के लिए 1 अरब 80 करोड़ एक्सपी दरकार है। चैनलिंग का वक्त 1 सेकंड शोलों की ताकत को एक नुक्ता पर जमा करता है और हदफ को 1400% नुकसान पहुंचाता है। हमले की तादाद 16 बार। कोल डाउन 3 मिनट। लाइटनिंग एज एक्शन की किस्म टायर 2 लेवल 2 टायर 2 लेवल 3 में अपग्रेड करने के लिए 1 अरब 60 करोड़ एक्सपी दरकार है। चैनलिंग का वक्त 0.5 सेकंड। सारिफ के सामने मखरूती शक्ल में 1200% जिस्मानी और 1200% बिजली का नुकसान पहुंचाता है। इब्तिदाई कवरेज की हद 75 गज है। दौरानिया 5 सेकंड। कोल डाउन 10 मिनट। टायर 2 की महारतें न सिर्फ अपने टायर 1 के हम मनसूबों से ज्यादा खाम नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती थीं, बल्कि वो इसी टायर के राकेशों और खिलाड़ियों के खिलाफ भी ज्यादा मुअस्सर थी। एक बार जब ये महारतें टायर 2 तक पहुंच जाती तो वो टायर के दबाव की पाबंद नहीं रहती थीं। अब वक्त आ गया है कि सबको जीरो विंग की ताकत दिखाई जाए। अपनी टीम के अरकान के लेवल्स पर एक नजर डालने के बाद सैफ अली ने आबदा गाल से राब्ता किया और पूछा, आबदा, साजो सामान इक्विपमेंट जमा करने का काम कैसा चल रहा है? बाब 1632 माहिरीन के लश्कर की तश्कील। स्टारमोन किंगडम, जीरो विंग सिटी, जीरो विंग की रहाइशगाह। एक अफसरदा कुन माहौल ने गिल्ड की वसी व अरीज रहाइशगाह को अपनी लपेट में ले रखा था। हर एक का जहन एक जाबिराना एहसास से मगलूब था, जिससे उन्हें शदीद परेशानी हो रही थी। आबदा आपी, हमें अभी खबर मिली है कि ब्लैक वाटर कारपोरेशन ने हेवेंस बरेल में मजीद 2 लाख गोल्ड की सरमायाकारी की है। गिल्ड ने हमारा शिकार करने के लिए मजीद रिफाइनमेंट रेलिम्ब के माहिरीन की खिदमात हासिल की है। वो उन कंकरर पार्टीज पर भी हावी होने लगे हैं जिन्हें हमने अपने लीगलिंग के नक्शों के दिफा के लिए वापस बुलाया था। मजीद बरा, हेवेंस बरेल में हमारे जासूसों के मुताबिक ऐसा लगता है कि हेवेंस बरेल ने प्रेमवर्डेल इनशनट रॉन कदीम खंडरात से एक और अहम फसल हासिल की है। बज़ाहिर गिल्ड ने आला दर्जे के इंटरमीडिएट मैजिक ईरे स्क्रूलिस के 2 सीट और बहुत से आला दर्जे के लेवल 50 हथियार और साजो सामान जमा किए। इस वक्त वो पहले ही लेवल 50 के सपर लार्ज स्केल टीम डंजे पर छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। ने आबदा गाल के पास खड़े होकर संजीदा लहजे में रिपोर्ट दी। जीरो विंग सिटी में मजीद खिलाड़ियों के जमा होने से गुज़िश्ता चंद दिनों में जीरो विंग मजबूत हुआ था। ताहम गिल्ड से दस्तबरदार होने वाले खिलाड़ियों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जीरो विंग के अराकीन जब भी ग्राइंडिंग के लिए मैदानों में जाते तो उन पर घात लगाकर हमला होने का खदशा रहता था। अगर सूरत हाल सिर्फ 2 या 3 दिन तक रहती तो वो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन ये सिलसिला 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी था। गिल्ड में हर कोई इससे तंग आ चुका था। उनकी लीवलिंग की रफ्तार और साजो सामान के हुसूल की शरह भी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। हालात को मजीद खराब करने के लिए जारी जंग के बावजूद हेवेंस बरेल हर पहलू से तेजी से तरक्की कर रहा था। जीरो विंग के बहुत से अराकीन के हौसले पस्त होने लगे। वो अब जीरो विंग के इस जंग को जीतने की कोई उम्मीद नहीं देख सकते थे और इसलिए बहुत से लोगों ने हिम्मत हार दी और मौका मिलते ही छोड़कर चले गए। वो पहले ही एक सपर लार्ज स्केल टीम डंजे रेड शुरू कर रहे हैं। आबदा गाल ने माथे पर बिल डाले। इस वक्त तक बहुत से बड़े गिल्ड्स कामयाबी के साथ लेवल 50, 100 रुकनी टीम डंजे पर छापा मार चुके थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी लेवल 50 के सपर लार्ज स्केल टीम डंजे पर छापा नहीं मारा था। बदकिस्मती से सिर्फ इन डंजनस में लेवल 50 के आला दर्जे के साजो सामान और सीट का सामान मौजूद था। अगर हेवेंस बरेल ने स्टारमोन किंगडम में सपर लार्ज स्केल टीम डंजे का फर्स्ट क्लियर पहली कामयाबी से हासिल कर लिया तो इस कामयाबी का दबाव जीरो विंग के अराकीन पर तबाहकुन होगा, चाहे गिल्ड जीरो विंग को खत्म करने में नाकाम ही क्यों ना रहे। लेवल 50 के सपर लार्ज स्केल टीम डंजे का फर्स्ट क्लियर हासिल करने से न सिर्फ एक गिल्ड 3 स्टार गिल्ड रिजेडनेस प्रमोशन ऑर्डर हासिल करेगा, बल्कि इसे लेवल 50 के आला दर्जे के हथियार और साजो सामान भी मिलेंगे।
खिलाड़ियों का गिल्ड में शामिल होने का मकसद क्या था? क्या ये तेजी से लीवलिंग करते हुए बेहतर हथियार और साजो सामान हासिल करने में मदद करना नहीं था? जब तक हेवेंस बरेल कामयाब रहता, माहिरीन की एक बड़ी तादाद गिल्ड में शामिल होने की कोशिश करती। आखिरकार यहां तक कि आजाद टीमें भी सपर लार्ज स्केल टीम डंजे को क्लियर नहीं कर सकती थीं। जैसे जैसे वो हेवेंस बरेल को दिन बदन मजबूत होते देख रही थी, आबिदा गाल आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी कि बड़ी कारपोरेशन की हिमायत याफ्ता गिल्ड्स कितने खौफनाक होते हैं। लामुतनाही माली रसद के साथ एक गिल्ड जितने चाहे माहिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है और जितने चाहे वसाइल हासिल कर सकता है। जीरो विंग, जो कि कुछ भी नहीं से बनाया गया गिल्ड था, ऐसे गिल्ड्स का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। हेवेंस बरेल के हमले से निपटने के लिए जीरो विंग को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। आबिदा आपी, हेवेंस बरेल ने कहा है कि अगर जीरो विंग अपने 51% हिस्स हवाले करने पर आमादा है तो वो गिल्ड पर अपना हमला रोक देंगे। ताहम अगर हम मुजाहमत जारी रखते हैं तो वो हमें गार्ड्स डोमेन से मुकम्मल तौर पर मिटा देंगे। उन्होंने हमें अपनी पेशकश पर गौर करने के लिए सिर्फ 2 दिन दिए हैं। ये एक वीडियो है जो उन्होंने भेजी है, ने सरगोशी की। क्या आबिदा गाल तजवीज को फौरन मुस्तरद करने ही वाली थी, लेकिन हेवेंस बरेल की वीडियो देखने के बाद इसका चेहरा संजीदा हो गया। वीडियो में ईवल बीस्टस शैतानी दरिंदों और ईवल डेमनस शैतानी जिन्नात की फौज को दिखाया गया था। अगरचे फौज खास तौर पर बड़ी नहीं थी, सिर्फ 30,000 सिपाही, लेकिन ये एक बेमिसाल आला मेयार की कुव्वत थी। राकेशों में फौज के पास 5 से ज्यादा लेवल 72 के अमीथक रैंक के ईवल बीस्टस और 20 लेवल 70 के ग्रैंड लॉर्ड रैंक के ईवल डेमनस थे। इसके अलावा इस फोर्स में लेवल 70 के ग्रेट लॉर्ड रैंक के ईवल डेमनस की एक बड़ी तादाद शामिल थी। फौज का सबसे कमजोर रुकन लॉर्ड रैंक का था। मजमूई ताकत के हवाले से ये ईवल बेस्ट और ईवल डेमन फौज इन 2 फौजों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी जिनका जीरो विंग ने पहले सामना किया था। अगर उन राकेशों ने कार्रवाई की तो उसके नताइज नाकाबिल तसव्वुर होंगे। यहां तक कि जीरो विंग सिटी भी उन्हें रोकने में नाकाम हो सकता है। जब आबिदा गाल किसी मंसूबे के बारे में सोचने की कोशिश कर रही थी, सैफ अली ने इससे राब्ता किया। आबिदा, साजो सामान जमा करने का काम कैसा चल रहा है? सैफ अली ने पूछा। हम तकरीबन फारिग हो चुके हैं। हमारे पास चंद घंटों में जरूरत की हर चीज मौजूद होगी, आबिदा गाल ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। ठीक है, मैंने भी अपना काम खत्म कर लिया है। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। सैफ अली ने इत्मीनान से सर हिलाया। वो आबिदा गाल की कारकर्दगी से हैरान था। अगरचे इसने लेवल 50 के आला दर्जे के साजो सामान की दरखास्त नहीं की थी, सिर्फ एलियट ग्रेड के साजो सामान का कहा था, फिर भी ये एक मुश्किल काम था। वो पहले ही लेवल 50 पर पहुंच चुके हैं। आबिदा गाल दंग रह गई। वो तकरीबन 700 खिलाड़ियों की बात कर रहे थे। इससे पहले कि सैफ अली उन्हें ग्राइंडिंग के लिए बाहर ले जाता, जीरो विंग के अंदरूनी अराकीन और व्हाइट टाइगर डब्जो के शागिर्द सिर्फ लेवल 30 के आसपास थे। वो लेवल 50 से नाकाबिल तसव्वुर हद तक दूर थे। इसकी राय में सैफ अली की हैरत अंगेज लीवलिंग की सलाहियतों के बावजूद इसे 700 रुकनी टीम को लेवल 50 तक पहुंचाने के लिए 2 हफ्ते ऐसे ज्यादा का वक्त दरकार होता। यहां तक कि मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के सबसे ताकतवर इलियट अराकीन भी इस वक्त सिर्फ लेवल 47 के आसपास थे और सिर्फ काबिल माहिर खिलाड़ी ही लेवल 50 के करीब थे। आखिरकार लेवल 45 तक पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को लेवल अप करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपी की जरूरत होती थी। इसके बावजूद सैफ अली ने तकरीबन 700 खिलाड़ियों को इस वक्त के निस्फ से भी कम वक्त में चोटी के माहिरीन के बराबर पहुंचने में मदद की थी जितना इसने फर्ज किया था। हिमम, वो सब लेवल 50 पर पहुंच चुके हैं। कुछ तो लेवल 51 तक भी पहुंच गए हैं। सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। अगर लोस्ट टाउन के आसपास शैतानी मखलूकात की कमी ना होती तो उसे हर किसी को लेवल 51 इससे आगे ले जाने में कोई मसला ना होता। सैफ अली का जवाब सुनने के बाद आबिदा गाल काफी देर तक सकते में रही। लेवल 50 गार्ड्स डोमेन में एक अहम मोड़ था। हेवेंस बरेल के माहिरीन की बड़ी तादाद के बावजूद इसके माहिरीन की अक्सरियत लेवल 49 पर फंसी हुई थी, जो अभी तक लेवल 50 तक पहुंचने से दूर थी। अगरचे फर्क सिर्फ एक लेवल का था, लेकिन साजो सामान का मेयार बहुत बड़ा था। लेवल 50 के इतने सारे माहिरीन के इजाफे के साथ
जीरो विंग की जंगी ताकत में नुमाया इजाफा होगा। ताहम जब आब्दागाल ने हेवेंस बरेल की भेजी हुई वीडियो को याद किया तो उसका जोश ठंडा पड़ गया। गिल्ड लीडर, ये एक वीडियो है जो हेवेंस बरेल ने अभी भेजी है। वो चाहते हैं कि हम जीरो विंग के 51% हिस्सा उनके हवाले कर दें, वरना वो हमें तबाह करने के लिए मजीद सख्त इक़दामात करेंगे, आब्दागाल ने वीडियो सैफ अली को भेजते हुए कहा। इतने ज्यादा आला दर्जे के इवल बीस्टस और इवल डेमनस के खिलाफ जीरो विंग के इजाफी 700 माहिर खिलाड़ी जंगल की आग पर पानी की बाल्टी फेंकने से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। वो पहले ही इतने मजबूत हो चुके हैं, सैफ अली ने वीडियो में इवल बीस्टस और इवल डेमनस को देखते हुए बड़बड़ाया। अगरचे इसे इस तरह की किसी चीज की तवक्को थी, लेकिन जब इसने असल मामला देखा तो वो अपनी हैरत को रोक न सका। 5 से ज्यादा लेवल 72 मीथक रैंक के इवल बीस्टस और 20 लेवल 70 ग्रैंड लॉर्ड रैंक के इवल डेमनस के अलावा राकेशों की फौज में 1000 से ज्यादा ग्रैंड लॉर्ड रैंक के इवल बीस्टस और ग्रेट लॉर्ड रैंक के इवल डेमनस शामिल थे। ऐसी ताकत के साथ हेवेंस बरेल को स्टारमोन किंगडम में किसी भी गिल्ड टाउन पर कब्जा करने में कोई मसला नहीं होगा। बाब 1633 इंटरमीडिएट सलाहियत। क्या आपको स्टारमोन किंगडम के इवल गार्ड टेम्पल शैतानी खुदा के मंदिर के बारे में कुछ नया मालूम हुआ है? सैफ अली स्क्रीन पर आब्दागाल को देखते हुए पूछे बगैर न रह सका। यहां तक कि इसके पास हेवेंस बरेल की राकुशस फौज से निपटने के लिए कोई अमली तरीका नहीं था। ताहम वो फौज के बारे में खास तौर पर फिक्रमंद भी नहीं था। स्टारमोन किंगडम की सूरत हाल उनके आखिरी तसादुम के बाद से बदल चुकी थी। एनपीसी फौजें इस वक्त बादशाही में मुसलसल गश्त कर रही थीं, और अगर उन एनपीसी का सामना किसी इवल बेस्ट डेमन से होता तो वो उन राकेशों को तेजी से खत्म कर देते। लिहाजा हेवेंस बरेल इस वक्त इवल बीस्टस और इवल डेमनस की फौज को इज्तिमाई तौर पर बादशाही में नहीं भेज सकता था। बसूरत दीगर दुश्मन गिल्ड वीडियो भेजने और उन्हें धमकाने की कोशिश करने के बजाय पहले ही ऐसा कर चुका होता। अगरचे राकुशस फौज बादशाही में मार्च नहीं कर सकती थी, लेकिन ये खिलाड़ियों पर घात लगाकर हमला करने के लिए आला दर्जे के इवल डेमनस के छोटे दस्ते भेज सकती थी। लिहाजा हेवेंस बरेल के राकुशस अब भी काफी बड़ा मसला थे। अगर जीरो विंग इस मसले को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहता था तो उसे स्टारमोन किंगडम में इवल गार्ड टेम्पल को तबाह करना था। उन्होंने इसे काफी अच्छी तरह छुपा रखा है। अभी तक हमें बादशाही के इवल गार्ड टेम्पल की तरफ ले जाने वाला कोई सुराग नहीं मिला है, आब्दागाल ने सर हिलाते हुए कहा। उसने बात जारी रखी, मजीद बरा, यहां तक कि अगर हेवेंस बरेल अपनी राकुशस फौज को मुतहरिक नहीं करता है जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है, ये सिर्फ वक्त की बात है कि गिल्ड हम पर हावी हो जाए और हमें कुचल दे। हमारी ताज़ा तरीन मालूमात की बुनियाद पर ब्लैक वाटर ने हाल ही में हमारे अराकीन का शिकार करने में मदद के लिए रिफाइनमेंट रेलिम के माहिरीन की एक और खेप की खिदमात हासिल की है। अपना दिफा करने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। अगर मजीद रिफाइनमेंट रेलिम के माहिरीन लड़ाई में शामिल होते हैं तो मुझे डर है कि हम ज्यादा देर तक नहीं टुक पाएंगे। इसके अलावा हमारी माली हालत खास तौर पर तशवीशनाक है। हम अपने तमाम दस्तयाब फंड्स पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं और हमारे पास किसी बड़ी कारपोरेशन की हिमायत नहीं है। हम गिल्ड को चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर जीरो विंग सिटी, स्टोन फॉरेस्ट टाउन और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के मुनाफा पर इन्हिसार कर रहे हैं। अगर कोई गैर मुतवक्के वाकया पेश आता है जिसके लिए इन फंड्स की जरूरत हो तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो भी जानती थी कि हेवेंस बरेल ने महज उन्हें डराने के लिए वीडियो भेजी थी। ताहम इससे हकीकत नहीं बदलती कि हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर की जारहियत बढ़ रही थी। मजीद बरा, ब्लैक वाटर ने अपने वसी रवाबित का इस्तेमाल करते हुए इस जंग में मदद के लिए रिफाइनमेंट रेलिम के बहुत से माहिरीन को भर्ती किया था। इब्तिदाई तौर पर ब्लैक वाटर ने हेवेंस बरेल की मदद के लिए 20 से ज्यादा रिफाइनमेंट रेलिम माहिरीन भेजे थे और अब वो मजीद 30 से ज्यादा माहिरीन भेज रहा था। अगरचे कल तादाद अब भी कंकरर पार्टीज उससे बहुत कम थी, लेकिन ये रिफाइनमेंट रेलिम माहिरीन कंकरर पार्टीज को मसरूफ रखने के लिए काफी से ज्यादा होंगे। कंकरर पार्टीज की तवज्जो हटने के साथ हेवेंस बरेल के दीगर माहिरीन बगैर किसी परेशानी के हमला कर सकते थे। इसकी वजह से जीरो विंग को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। गिल्ड हर रोज जो मुआवजा अदा करता था वो फलकियाती था। अगर किसी और गिल्ड को इतनी कीमत अदा करनी पड़ती तो वो बहुत पहले दिवालिया हो चुका होता। मैं समझता हूं
मैं सबको फौरन वापस आने का कहूंगा, इसलिए आपकी टीम को उनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा मिलेनकोलुक को मतला करें और उसे कहीं कि 6 घंटे में जीरो विंग नीलाम घर में नीलामी की मेजबानी करें। हम जीरो विंग सिटी के निजी मकानात और दुकानें फरोख्त करेंगे, सैफ अली ने मामले पर कुछ गौर करने के बाद कहा। उस वक्त इसे गिल्ड के माली मसाइल से निपटने की जरूरत थी। अगरचे इसने जीरो विंग की आमदनी बढ़ाने के तरीके के बारे में सोचने की कोशिश की थी, लेकिन आमदनी के ये जराए हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थे। हम जीरो विंग सिटी के निजी मकानात और दुकानें बेच रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के साथ मुझे डर है कि हमें उन्हें ज्यादा कीमत पर बेचने में मुश्किल पेश आएगी। आबदा गाल सैफ अली के इरादों को समझ गई। दर हकीकत उसने भी इसी ऑप्शन पर गौर किया था। ताहम सिर्फ एक बेवकूफ ही हेवेंस बरेल और जीरो विंग की जंग की सूरत हाल को नहीं देखेगा। इस बात को जहन में रखते हुए कोई भी जीरो विंग सिटी के निजी मकानात और दुकानें खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करने पर रजामंद नहीं होगा। खिलाड़ी शायद इन जायदादों में बिल्कुल दिलचस्पी न ले। अगर कोई गिल्ड टाउन या सिटी हाथ बदलता है तो पिछले मालिक के साथ कोई भी मुआहदा काल अदम हो जाएगा। ये जानते हुए कौन मुमकिना तौर पर गैर मुस्तहकम शहर में जमीन खरीदना चाहेगा। आराम से रहूं। अगरचे हमारी सूरत हाल गैर यकीनी है, जो बकना है वो बकेगा, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। उसने मजीद वजाहत करने की जहमत नहीं की। आबदा गाल लाजवाब हो गई। अगरचे सैफ अली ने जो कहा वो सच था, लेकिन ऐसी कीमती जायदादों को रियायत पर बेचना फायदामंद नहीं था। इसके बाद सैफ अली ने कॉल मुनक़ते कर दी और अपनी टीम से कहा कि वो व्हाइट रिवर सिटी वापस टेलीपोर्ट करने के लिए रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल करे। दरी असना आबदा गाल ने वही किया जो उसे बताया गया था। फौरी तौर पर जीरो विंग की जानिब से अपने शहर के निजी मकानात और दुकानों की नीलामी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे स्टारमोन किंगडम में फैल गई। यहां तक कि पड़ोसी रियासतों और सल्तनतों की बड़ी ताकतों ने भी आइंदा नीलामी के बारे में सुना। हाय हा, तो जीरो विंग आखिरकार अपने शहर के निजी मकानात और दुकानें बेच रहा है। ऐसा लगता है कि जीरो विंग वाकई ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जीरो विंग अब अपनी रियल स्टेट बेच रहा है। क्या जीरो विंग हमें बेवकूफ समझता है? जब मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने जीरो विंग का ऐलान देखा तो वो हंसे और इतना नीचे गिरने पर जीरो विंग का मजाक उड़ाया। जीरो विंग आखिरकार अपनी हद को पहुंच गया है, सुनगोलर बरेल सिंग्यालर बरियल हंसे बगैर ना रह सका जब उसने मातहत की रिपोर्ट पढ़ी। बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी है। अगर उन्होंने चंद दिन पहले जायदादें बेचने का इंतखाब किया होता तो शायद उन्हें खरीदार मिल जाते, लेकिन अब जबकि इस जंग में जीरो विंग की पोजीशन मजीद गैर यकीनी हो गई है, कौन इतना बेवकूफ होगा जोड्स दस्तावेजात खरीदे? हमारे मातहतों को मतला करें और उन्हें फौरी तौर पर जीरो विंग के अराकीन के खिलाफ अपना हमला बढ़ाने का कहें। इसके अलावा अवाम में झूठ फैलाएं कि हम जीरो विंग सिटी पर हमला करने का इरादा रखते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि जीरो विंग की नीलामी में असल में कौन शिरकत करता है। समझ गया। डेब्रेक फॉग ने गिल्ड लीडर के दफ्तर से निकलने से पहले सर हिलाया। अगरचे मुख्तलिफ बड़ी ताकतें समझती थीं कि जीरो विंग अपने इख्तिताम के करीब है, लेकिन बहुत से लोग गिल्ड की नीलामी में शिरकत करने में दिलचस्पी रखते थे। जीरो विंग की अंदरूनी मसनूआत के अलावा जीरो विंग की नीलामी में दूसरे खिलाड़ियों की अशिया भी दस्तयाब थीं। बॉटरन तबादला का आसान ऑप्शन भी मौजूद था। दरी असना व्हाइट रिवर सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल से निकलने के बाद सैफ अली लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा। अगरचे वो पहले ही पर्पल थंडर फुलियम को अपने साथ बांध चुका था, लेकिन इसे सिविल फायर के साथ जम करने के लिए एक खास जादुई सरनी मैजिक अरे की मदद की जरूरत थी, और सिर्फ शीरी ही इस जादुई सरनी को बनाने की सलाहियत रखती थी। इसी वक्त सैफ अली ने अपनी टीम को आराम करने से पहले कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म को जमा किए गए माना और एट्रनीम और एओर पहुंचाने के लिए भेजा। लोस्ट टाउन में शैतानी मखलूकात को ग्राइंड करते हुए उन्होंने जो भारी मिकदार में एक्सपी हासिल किया था, उसके अलावा उन्होंने कच्छ धातों एओर्स की भी भरपूर फसल हासिल की थी। मजीद बरा वो कस्बे के मरकज में पुरस्रार गड़े के जितना करीब गए, इतनी ही ज्यादा कच्छ धातें उन्हें मिले। मजमूई तौर पर उन्होंने माना और के 15,000 से ज्यादा टुकड़े और एट्रनीम और के 1,000 से ज्यादा टुकड़े जमा किए थे।
जब मिलिनकुलुक समाइल को ये माल मिला तो वो हक्का बका रह गई। माना और की ज्यादा मांग की वजह से कच्च धात की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा। इससे पहले कि सैफ अली बोनलेस लैंड के लिए रवाना होता, माना और एक गोल्ड 20 सिल्वर फी टुकड़ा फरोख्त होता था। अब कीमतें बढ़कर एक गोल्ड 50 सिल्वर फी टुकड़ा हो गई थीं। ताहम इतनी कीमत पर भी बहुत कम लोग अपना माना और बेचने पर आमादा थे। यहां तक कि जीरो विंग जैसा बड़ा गिल्ड भी खुशकिस्मत होता अगर वो हर रोज चंद दर्जन टुकड़े खरीद पाता। फिर भी सैफ अली माना और के 15,000 से ज्यादा टुकड़ों के साथ वापस आया था। अगर कोई सपर गिल्ड के गोदाम को लूट लेता तब भी उसे इतना इनाम नहीं मिलता। यहां तक कि अगर जीरो विंग माना चार्म्स तैयार करने के लिए तमाम माना और का इस्तेमाल करता तो वो एक बहुत बड़ी दौलत कमाता। दरी असना सैफ अली की दरख्वास्त सादा थी, माना चार्म्स बनाने और बेचने के लिए माना और के 5,000 टुकड़े इस्तेमाल करें। न सिर्फ माना चार्म्स की कीमत ज्यादा मिलेगी बल्कि उनके लिए एक ठोस मार्केट भी मौजूद थी। गिल्ड जो रकम कमाता इससे वो जीरो विंग सिटी में माना टावर तामीर कर सकता था। माना टावर की तामीर के वक्त सबसे बड़ा मसला मतलूबा मवाद था। इसके लिए सिर्फ माना और के 5,000 से ज्यादा टुकड़ों की जरूरत थी। इसके अलावा बहुत से दूसरे कीमती मवाद भी दरकार थे। खुशकिस्मती से तामीराती लागत खुद निस्बतन सस्ती थी, सिर्फ 5,000 गोल्ड। दरी असना व्हाइट रिवर सिटी की लाइब्रेरी की ऊपरी मंजिल पर शीरी की मदद से सैफ अली ने पर्पल थंडर फुलियम और सिविल फायर को जम करने की कोशिश की। टायर 3 पर्पल थंडर फुलियम को सिविल फायर के साथ जम करना टायर 2 आइस ब्लू डेविल फुलियम को जम करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अव्वल अल जिक्र ज्यादा ताकतवर था। इसे सिविल फायर को पर्पल थंडर फुलियम के गिर्द लपेटने के लिए ज्यादा दुरुस्त कंट्रोल की जरूरत थी। 1 कोशिश, 2 कोशिशें, 3 कोशिशें। हर बाद की कोशिश के साथ सैफ अली इंजमाम के अमल में तेजी से माहिर होता गया, यहां तक कि इसने अपने जिस्म और अपने माहौल पर अपने कंट्रोल को बेहतर बना लिया। सैफ अली इस पर कुछ हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पुरस्रार शोलों को जम करने की कोशिश करते हुए मजबूत हो सकता है। उसने सोचा था कि वो अपनी हद को पहुंच चुका है और मजीद बेहतरी के लिए इसे डोमेन रेलिम को उबूर करना होगा। जैसे ही सैफ अली ने अपना 26वां इंजमाम करने की कोशिश की, सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। सिस्टम मुबारक हो, अपने सिविल फायर पर खाम कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब आप सिविल फायर की इंटरमीडिएट सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाब 1634 सिविल फायर की नई सलाहियतें। क्या टायर 3 का पुरस्रार शोला भी मेरे लिए सिविल फायर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए काफी नहीं है? सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर सैफ अली कदरे हैरान हुआ। टायर 3 पुरस्रार शोले गॉड्स डोमेन में इंतहाई नायाब थे। जहां तक सैफ अली जानता था, स्टारमोन किंगडम में सिर्फ एक टायर 3 पुरस्रार शोला होना चाहिए। जब ये पुरस्रार शोला उसकी पिछली जिंदगी में जाहिर हुआ था तो बादशाही के अमली तौर पर हर बड़े गिल्ड ने इस पर लड़ाई की थी। फिर भी इतने नायाब पुरस्रार शोले को जम करने के बावजूद इसे अभी तक सिविल फायर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं था। इस मकाम पर सैफ अली सोचने लगा कि क्या इस बात का कवी इम्कान है कि सिविल फायर दरअसल टायर 4 का पुरस्रार शोला है। सैफ अली ने गॉड्स डोमेन के अफसानों में सिर्फ टायर 4 के पुरस्रार शोलों के बारे में सुना था। ऐसे शोले की ताकत अकेले ही टायर 4 के वजूद को शदीद जख्मी करने के लिए काफी से ज्यादा होगी। सिविल फायर की हदफ की रूह को जलाकर राख करने की मुनफरिद सलाहियत के साथ ये राकेशों और खिलाड़ियों दोनों के खिलाफ एक खौफनाक हथियार होगा। ये खास तौर पर खिलाड़ियों के लिए सच था। इमोर्टल सिविल लाजवाल रूह गॉड्स डोमेन में खिलाड़ियों के वजूद की जड़ थी। एनपीसी की नजर में खिलाड़ी अपनी लाजवाल रूहों की वजह से ही मौत के बाद दोबारा जिंदा होने के काबिल थे। अगर किसी खिलाड़ी की लाजवाल रूह बुझ जाती तो वो खिलाड़ी खत्म हो जाता। ताहम खिलाड़ी की लाजवाल रूह को तबाह करना इंतहाई मुश्किल था। लिहाजा सिविल फायर सिर्फ खिलाड़ी की लाजवाल रूह को नुकसान पहुंचाने के काबिल होना चाहिए। इसके बावजूद ये हदफ को कुछ वक्त के लिए गॉड्स डोमेन में लाग उन करने से रोकने के लिए काफी से ज्यादा होगा। ये किसी भी माहिर खिलाड़ी के लिए डरावना ख्वाब होगा। आखिरकार गॉड्स डोमेन में कोई या तो बेहतर होता है या पीछे रह जाता है। गेम में लातादाद खिलाड़ी थे,
और कई दिनों तक लाग उन न कर पाने की वजह से कोई अपने हरीफों से पीछे रह जाता। बुरा नहीं है, अपने वाकई पर्पल थंडर फुलियम को इतनी जल्दी जम कर लिया है। सिविल फायर पर अपने मौजूदा कंट्रोल के साथ अब उस सिविल चीन रू की जंजीर के सुनकुनरन को मजीद कमजोर कर सकते हैं। इस पुरस्रार फर्द को तलाश करना बहुत आसान हो जाना चाहिए, शीरी ने सैफ अली को देखकर हंसते हुए कहा। ताहम आपको फिर भी मोहतात रहना चाहिए। अगरचे अपने टायर 3 पुरस्रार शोले के साथ जम होने के बाद अपनी वक्त की हद को 108 दिन तक बढ़ा दिया है, लेकिन गार्ड्स डोमेन बहुत बड़ा है। ये बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बेहतर है कि आप इस दौरान कुछ और टायर 3 पुरस्रार शोले तलाश करें। इस तरह अब सिविल फायर पर बेहतर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। मेरे पास सिर्फ 108 दिन है। शीरी की वार्निंग सुनकर सैफ अली हक्का बका रह गया। इसे उम्मीद थी कि टायर 3 पुरस्रार शोले को जज्ब करने के बाद इसकी वक्त की हद में 1 साल इससे ज्यादा का इजाफा हो जाएगा, फिर भी सिस्टम ने इसे सिर्फ एक छोटी सी तौसी दी थी। और जैसा कि शीरी ने कहा था, इस पुरस्रार टायर 5 एनपीसी को तलाश करना कोई आसान काम नहीं होगा। इसके पास एनपीसी की तरफ ले जाने वाला कोई सुराग भी नहीं था। वो सिर्फ सिविल चीन पर इन्हिसार कर सकता था। मजीद बरा, ये एक लेजेंडरी क्वेस्ट था। आमतौर पर इस रैंक के क्वेस्ट मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल नहीं किए जा सकते थे। एक लम्हे के लिए सूरत हाल पर गौर करने के बाद सैफ अली पुरसुकून हो गया। आखिरकार पर्पल थंडर फुलियम ने इसकी डेडलाइन में काफी ताखीर कर दी थी। कम अज कम इसके पास अपने मामलात से निपटने के लिए ज्यादा वक्त होगा। इसके बाद सैफ अली ने सिविल फायर की ताकत का तजर्बा किया। फौरी तौर पर सैफ अली की सियापुतलियां चांदी की आग में घर गईं। उसका ओरा और भी अचानक बदल गया। अगर दूसरे पहले इसके अर्द गिर्द सुकून महसूस करते थे, तो अब उन्हें बर्फानी जहन्नम का एहसास होता। मौत और सर्दी उसके ओरा पर हावी थी। शानदार, मेरे पास अब सिर्फ सिविल फायर का खाम कंट्रोल है, फिर भी ये इतना ताकतवर है। जब सैफ अली ने अपने गिरदोनवा का जायजा लिया, तो उसने पाया कि इसका माहौल बदल गया है। न सिर्फ वो अब सिविल चीन को देख सकता था, बल्कि वो रूहों की तूल मौज वेवलेंथ को भी देख सकता था। अगर वो तवज्जो मरकूज करता, तो वो वक्त के बारे में अपने इदराक को भी सुस्त कर सकता था। सैफ अली के पास अल्फाज नहीं थे। रूह की तूल मौज को देखने के काबिल होने से इसे अपने अहदाफ की ताकत का तयन करने की इजाजत मिली। मखलूक जितनी मजबूत होती, इसकी रूह इतनी ही मजबूत होती। इसके अलावा न तो खिलाड़ी और न ही राकुशस अपनी रूह की तूल मौज को छुपा सकते थे। इससे कत नजर के कोई खिलाड़ी ब्लैक कलविक पहनता है या किसी रुकावट के पीछे छुपता है, वो आसानी से उनका मुआयना और पता लगा सकता था। ताहम रूह की तूल मौज का पता लगाने के काबिल होना वक्त के इदराक को सुस्त करने की सलाहियत के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। अब वो तेजी से हरकत करने वाली अशिया को ज्यादा वाज़ेह तौर पर देख सकता था, जब तक कि वो तवज्जो मरकूज रखे। अगरचे इस सलाहियत का मवाजना किसी की जिस्मानी साख्त को बढ़ाने से नहीं किया जा सकता, जिससे खिलाड़ियों को तेजी से हरकत करने वाली अशिया के साथ रफ्तार बरकरार रखने और ज्यादा तेजी से रद्द अमल जाहिर करने की इजाजत मिलती है, लेकिन किसी की जिस्मानी साख्त को बेहतर बनाना कहने से ज्यादा मुश्किल था। सिर्फ अपने वक्त के इदराक को सुस्त करने के काबिल होना हैरानकुन था और बिलाशुबा उसकी जंगी ताकत को बेहतर बनाता। मुझे हैरत है कि एक बार जब मैं मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लूंगा तो सिविल फायर किस काबिल होगा। सिविल फायर की नई सलाहियतों का तजर्बा करने के बाद सैफ अली इस दिन का इंतजार करने लगा जब वो उसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकेगा। इसके पास सिविल फायर का सिर्फ खाम कंट्रोल था, लेकिन इसने पहले ही ऐसी ताकतवर सलाहियतें पेश कर दी थीं। अगर उसके पास सिविल फायर का मुकम्मल कंट्रोल होता, तो पुरस्रार शोले की पेश करदा बेहतरी और भी ज्यादा मुतासिर कुन होती। मजीद बरा, वो सिविल फायर को अपने जिस्म से बाहर जाहिर करने के काबिल हो जाएगा, जैसा कि वो आइस ब्लू डेविल फुलियम और पर्पल थंडर फुलियम के साथ कर सकता था, जिससे इसकी जंगी ताकत में मजीद इजाफा होता। सिविल फायर से निपटने के बाद सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ बढ़ा और अपने जाती स्पेशल फॉर्जन रूम में दाखिल हुआ। अगरचे आबिदा गाल ने लेवल 50 के मिस्टरेस आयरन और सीक्रेट सिल्वर के काफी साजो सामान जमा कर लिए थे, लेकिन यूजीपिंग और दीगर अशिया को लेस करने के बाद सिर्फ गिल्ड के आम माहिरीन की तरह मजबूत होंगे।
उनके लिए जंग की मजमूई सूरत हाल को बदलना बहुत मुश्किल होगा। दर हकीकत सैफ अली ने कभी भी आबिदा गाल से लेवल 50 का सामान जमा करवा के किसी गेम चेंजिंग चीज की उम्मीद नहीं की थी। वो सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि यूजीपिंग और दीगर लेवल्स में बराबर आने के बाद साजो सामान के हवाले से अपने साथियों से पीछे न रह जाए। यहाँ तक कि बोनलेस लैंड के लिए रवाना होने से पहले उसने मिलिनकोलुक समाइल को मैजिक लाइट सीट्स बनाने की तैयारी में इमरल्ड सिटी से बड़ी तादाद में जमुर्द एमरल्ड्स खरीदने का काम सौंपा था। मैजिक लाइट सीट कंकर्रस आर्मर की तरह नहीं था, जिसके लिए बहुत से नायाब मवाद की जरूरत होती थी जो अक्सर मार्केट में दस्तयाब नहीं होते थे। जमुर्द मैजिक लाइट सीट बनाने के लिए दरकार अहम मवाद थे। अगरचे जमुर्द भी एक नायाब मवाद था, लेकिन मार्केट में काफी मिकदार में दस्तयाब था। उस वक्त जीरो विंग के पास पहले ही जमुर्द का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। जहां तक माना स्टोन का ताल्लुक है, जो मैजिक लाइट सीट के बुनियादी मवाद में से एक है, जीरो विंग के पास पत्थरों की कोई कमी नहीं थी। जब तक गिल्ड के पास काफी मैजिक क्रिस्टल मौजूद हों, उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक तैयार किया जा सकता था। लिहाजा मैजिक लाइट सीट तैयार करना कंकर्रस आर्मर से कहीं ज्यादा आसान था। सिर्फ लागत कुछ ज्यादा थी। हर कोशिश पर 300 गोल्ड लागत आती थी, जो कंकर्रस आर्मर बनाने की लागत से 6 गुना ज्यादा थी। इसकी वजह से सैफ अली ने जीरो विंग की मैन फोर्स के अराकीन के लिए सिर्फ चंद सीट तैयार करने की हिम्मत की थी। ताहम हालात बदल चुके थे। न सिर्फ अब इसके पास डार्क गोल्ड रैंक का ब्लैक स्टील अनसगिनियाक था, बल्कि इसके पास टायर 3 पर्पल थंडर फुलियम भी था। फाइन गोल्ड रैंक के मैजिक लाइट सीट के लिए इसकी कामयाबी की शरह 55% तक बढ़ गई थी, लेकिन यह सबसे अहम उनसर नहीं था। बोनलेस लैंड के अपने सफर के दौरान उसने एट्रनीम और की एक बड़ी मिकदार हासिल की थी, जिसे वो ऑमजिस्टल अंगविट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। फॉर्जन की कामयाबी की शरह में इजाफे के अलावा जिस्टल अंगविट्स फाइन गोल्ड हथियारों और साजो सामान की बुनियादी सिफात को बढ़ा सकते थे। अपने स्पेशल फॉर्जन रूम में पहुंचने के बाद सैफ अली ने पर्पल थंडर फुलियम के साथ एट्रनीम और को रिफाइन करना शुरू किया और कच धात को जिस्टल अंगविट्स में तब्दील किया। पर्पल थंडर फुलियम ने जिस्टल उनगोट की पाकिजगी को आम शोले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। नतीजे के तौर पर उसने जो जिस्टल अंगविट्स बनाए थे, उन्होंने फॉर्जन की कामयाबी की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा किया। असल में जिस्टल उनगोट ने फॉर्जन की कामयाबी की शरह में सिर्फ 5% इजाफा किया, लेकिन सैफ अली के बनाए हुए अंगविट्स उसकी फॉर्जन की कामयाबी की शरह में 7% इजाफा कर सकते थे। बहुत तेजी से सैफ अली ने एट्रनीम और के 1000 से ज्यादा टुकड़ों को पिघलाकर 1000 से ज्यादा जिस्टल अंगविट्स बना लिए। इसके बाद सैफ अली ने मैजिक लाइट सीट का सामान बनाने के लिए दरकार मवाद को तेजी से रिफाइन किया। अब जबकि इसका कंट्रोल बेहतर हो गया था और इसे पर्पल थंडर फुलियम की मदद हासिल थी, इसकी रिफाइनिंग और फॉर्जन की रफ्तार में वाज़ेह तौर पर इजाफा हुआ था। 1 घंटे के बाद एक मुकम्मल मैजिक लाइट सीट सैफ अली की आंखों के सामने चमक रहा था, जिससे एक मसहूर कुन रोशनी निकल रही थी। ये एक कामयाबी होनी चाहिए, ठीक है, सैफ अली ने अपने सामने बेदाग मैजिक लाइट सीट को देखते हुए सोचा। इसके बाद इसने सीट के एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना करने के लिए क्लिक किया। बाब 1635 माना टावर तामीर हो गया। मैजिक लाइट सीट बनाने की हर कोशिश पर 300 गोल्ड लागत आती थी, जिसका मतलब था कि हर नाकामी पर भी 300 गोल्ड का नुकसान होता था। यहां तक कि सपर गिल्ड्स भी इतनी रकम के साथ नहीं खेलेंगे। अगर उसकी कामयाबी की शरह काफी ज्यादा न होती तो सैफ अली सीट की बड़े पैमाने पर पैदावार की कोशिश करने की हिम्मत न करता। जब सैफ अली ने मैजिक लाइट सीट के एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना करने के लिए क्लिक किया तो एक सिस्टम नोटिफिकेशन नमूदार हुआ। सिस्टम मैजिक लाइट सीट कामयाबी के साथ तैयार हो गया है। फॉर्जन की महारत में 15 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 60 लाख एक्सपी हासिल हुए। इसकी सिफात में यकीनन काफी बेहतरी आई है। सैफ अली सीट की सिफात देखकर खुश हुआ। लेवल 50 का फाइन गोल्ड सीट का सामान गेम के इस मरहले पर खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन उम्मीद थी, क्योंकि लेवल 50 का डार्क गोल्ड सामान सिर्फ सपर लार्ज स्केल टीम डंजनस से गिरता था। मजीद बड़ा ड्रॉप रेट 100% नहीं था। जिस्टल उनगोट की शमूलियत के साथ फाइन गोल्ड रैंक के मैजिक लाइट सीट की बुनियादी सिफात में 10% इजाफा हुआ था। अगरचे ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था,
लेकिन लेवल 50 का फाइन गोल्ड सामान आमतौर पर हर सिफत को 100 से ज्यादा पॉइंट्स पेश करता था। 10% इजाफे का मतलब कम अज कम 10 मजीद पॉइंट्स था। दरी असना मैजिक लाइट सीट 6 टुकड़ों का सीट था जो हर सिफत को 60 बोनस पॉइंट्स पेश करता था। मजीद बरा जस्ल उनगोट ने हर बुनियादी सिफत को बेहतर बनाया। मजमूई तौर पर 10% बेहतरी लेवल 50 के सीक्रेट सिल्वर सामान के एक इजाफी टुकड़े के बराबर थी। एपिक साजो सामान और इससे ऊपर के अलावा गेम के इस मरहले पर कोई भी सामान मैजिक लाइट सीट का मुकाबला नहीं कर सकता था। बदकिस्मती से एपिक अशिया इंतहाई नायाब थीं और यहां तक कि गिल्ड्स के चोटी के माहिरीन को भी एक हासिल करने की जमानत नहीं थी। अगर वो जीरो विंग के माहिरीन को मैजिक लाइट सीट से लैस करता तो उन्हें बुनियादी सिफात में दूसरे गिल्ड्स के माहिरीन पर यकीनी तौर पर जबरदस्त फायदा हासिल होता। अगरचे मैजिक लाइट सीट पहनने वाले के जंगी मेयार को नहीं बढ़ाता था, लेकिन इसने कंकर्रज आर्मर की बेसिक स्ट्रेंथ बैटल इरेक से कहीं ज्यादा तबाकुन ताकत की पेशकश की। अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए आला जंगी मेयार पर इन्हिसार करने के बजाय जीरो विंग के माहिरीन मैजिक लाइट सीट पर इन्हिसार करते हुए अपने मुखालिफिन को रौंद सकते थे। यहां तक सोचने के बाद सैफ अली ने अगला मैजिक लाइट सीट बनाना शुरू किया। बहुत तेजी से सैफ अली ने मजीद 3 फौरजन कोशिशें मुकम्मल की। इनमें से एक मुकम्मल नाकामी थी जबकि 2 कामयाब हुई। सैफ अली की कामयाबी की शरह ने उसे भी हैरान कर दिया। जैसे ही सैफ अली जारी रखने वाला था, मिलिंकोलुक समाइल ने इससे राब्ता किया। गिल्ड लीडर अपने जिस्माना टावर की दरख्वास्त की थी। वो जीरो विंग सिटी में तामीर हो चुका है, लेकिन इसे हर रोज चलाने के लिए बहुत ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत है। क्या हमें इसे अभी फाल करना चाहिए? मिलिंकोलुक समाइल ने परेशानी से पूछा। न सिर्फ उन्होंने माना टावर की तामीर के लिए 5000 गोल्ड खर्च किए थे, बल्कि उन्होंने माना और के 5000 टुकड़े भी खर्च किए थे। उसने फर्ज किया था कि माना टावर जीरो विंग सिटी के लिए इजाफी आमदनी लाएगा, लेकिन एक बार जब ये तामीर हो गया तो उसने दरियाफ्त किया कि इसे फाल करने पर 3000 मैजिक क्रिस्टल्स लागत आती है और उसके मुसलसल ऑपरेशन पर रोजाना 1500 मैजिक क्रिस्टल्स लागत आएगी। ये किसी भी गिल्ड के लिए एक अहम खर्च था, खास तौर पर जीरो विंग। अगरचे फॉर टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स के टेलीपोर्टेशन फंक्शन और जीरो विंग के बैटल एरिनाज ने गिल्ड को कुछ मैजिक क्रिस्टल्स कमाए थे, लेकिन वो जो कुछ उनके पास था इसे जाय करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। ये ठीक है, उसे फाल करो, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। माना टावर गिल्ड सिटी की अलामत था। जीरो विंग सिटी को सिर्फ तभी एक हकीकी गिल्ड सिटी कहा जा सकता था जब इसका अपना माना टावर हो। माना टावर ने शहर में माना की कसाफत में नुमाया इजाफा किया। 5 मैजिक टावर्स की बढ़ती हुई माना कसाफत इस इजाफे के 1/3 के बराबर भी नहीं थी जो एक माना टावर फराहम करता था। मजीद एनपीसी सिर्फ गिल्ड सिटी में तभी रहाइश इख्तियार करेंगे जब इसमें माना टावर हो। ये खास तौर पर आला दर्जे के एनपीसी के लिए सच था क्योंकि उनके पास माना की कसाफत की सख्त जरूरियात थीं। ठीक है, एक बार जब आप माना टावर को फाल कर ले तो आबदा को मतला करें और इसे कहीं के दाखिला फीस बढ़ाकर 60 कापर कर दे। बैटल इरीना की खिदमात की कीमतों में भी 30% इजाफा करें, सैफ अली ने हिदायत की। कुदरती तौर पर उन्हें माना की कसाफत में इजाफे के साथ मुख्तलिफ पहलुओं में कीमतों में इजाफा करने की जरूरत थी। आखिरकार ये इजाफा खिलाड़ियों को मजीद फवाइद फराहम करेगा। ये मिलिंकोलुक समाइल दंग रह गई। जीरो विंग सिटी की खिलाड़ियों की आबादी को 20 लाख तक बढ़ाना आसान नहीं था। अगर वो शहर की खिदमात की कीमतों में थोड़ा सा इजाफा करते तो ये कोई मसला नहीं होता, लेकिन खिलाड़ी यकीनी तौर पर इतनी बड़ी छलांगों को मुस्तरद कर देंगे। जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की ट्रैफिक में बिलाशुबा कमी आएगी। आराम से रहो। एक बार जब माना टावर फाल हो जाएगा, जीरो विंग सिटी कीमत के काबिल होगा, सैफ अली ने मुख्तसर वजाहत की। यकीनन वो मिलिंकोलुक समाइल के खदशात को समझता था। ताहम मिलिंकोलुक समाइल को अब भी शकूक व शुबहात थे, लेकिन उसने फिर भी माना टावर को फाल करने के लिए एक मातहत को भेजा। इसके बाद उसने आबदा गाल को शहर की कीमतों में इजाफे के बारे में मतला किया। जब आबदा गाल को पैगाम मिला तो उसने सोचा कि क्या सैफ अली मजाक कर रहा है। उनकी 30 कापर की दाखिला फीस ने पहले ही काफी शिकायत पैदा की थी, फिर भी सैफ अली इसे दुगना करना चाहता था।
गेम के इस मरहले पर आम खिलाड़ी मुरम्मत की फीस काटने के बाद रोजाना सिर्फ कई सिल्वर कॉइन्स कमाते थे। जीरो विंग सिटी के सफर के लिए महंगी टेलीपोर्टेशन फीस समेत आम खिलाड़ी मुमकिना तौर पर 60 कॉपर की दाखिला फीस अदा करने का जवाब पेश करने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। मजीद बरा जीरो विंग सिटी लेवल 50 के आला वसाइल वाले नक्शों के करीब कहीं भी वाक़ नहीं था, लिहाजा शहर का डबल एक्सपी बफ आम खिलाड़ियों के लिए बहुत कम कशिश रखता था। ताहम जैसे ही आबदा गाल ने ऐसे मसाइल पर गौर किया, उसने शहर की माना कसाफत में तेजी से इजाफा महसूस किया। यहां तक कि वो खिलाड़ी जो माना के लिए हसास नहीं थे, वो भी वाज़े तौर पर इजाफे को महसूस कर सकते थे। कुदरती तौर पर उन्होंने मजीद ज़हनी वजाहत भी हासिल की। क्या हो रहा है? मैं इतना तरोताज़ा क्यों महसूस कर रहा हूं? शहर की माना कसाफत अचानक क्यों बढ़ गई है? क्या शहर की माना कसाफत कम अज कम दुगनी हो गई है? जीरो विंग ने क्या किया? जल्दी करो, देखो, माना कसाफत ही वाहिद चीज नहीं है जिसमें इजाफा हुआ है। डबल एक्सपी बफ के जमा होने की शरह भी बढ़ गई है। अब हम सिर्फ 24 घंटे सड़क पर खड़े रहकर डबल एक्सपी बफ का 20% जमा कर सकते हैं। जीरो विंग सिटी में आराम करने वाले खिलाड़ियों ने तेजी से नई तब्दीलियों को दरियाफ्त किया और वो सब उनके बारे में गर्मा गर्म बहस में पड़ गए। कुदरती तौर पर इनमें से कुछ ने सरकारी फॉर्म्स पर तब्दीलियां शाये की। इसी वक्त जीरो विंग ने ऐलान किया कि इसने जीरो विंग सिटी की दाखिला फीस बढ़ाकर 60 कॉपर कर दी है, जिससे पूरे स्टारमोन किंगडम में जबरदस्त हंगामा बरपा हो गया। लानत! क्या जीरो विंग पैसे के लिए इतना बेचैन है? वो हर बार शहर में दाखिल होने के लिए 60 कॉपर वसूल कर रहे हैं। ये दिन दहाड़े डकैती है। आप उसे इस तरह नहीं कह सकते। अब सिर्फ 24 घंटे जीरो विंग सिटी की सड़कों पर खड़े रहकर डबल एक्सपी बफ का 20% जमा कर सकते हैं। ये इतना ही मौसर है जितना कि गिल्ड रेजिडेंस के एक स्टार प्राइवेट रूम्स में आराम करना। क्या आप जानते हैं कि गिल्ड में प्राइवेट रूम किराए पर लेने में कितना खर्च आता है? 60 कॉपर यकीनी तौर पर सस्ता है। बेशक, मैंने अभी जीरो विंग सिटी के एक होटल में चेक इन किया और नए फवाइद सिमली हैरान कुन है। न सिर्फ मैं 24 घंटों में डबल एक्सपी बफ का 30% जमा कर सकता हूं, बल्कि मुझे एक एनर्जाइज्ड बफ भी मिला है जो 4 घंटों के लिए मेरे ज्यादा से ज्यादा स्टेमिना में 10% इजाफा करता है। मजीद बरा बफ तभी असरअंदाज होता है जब मैं शहर से निकलता हूं। 4 घंटों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टेमिना में 10% इजाफा। ये बुनियादी तौर पर एक मुफ्त स्टेमिना पोशन है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब से आराम करने के लिए जीरो विंग सिटी जा रहा हूं। सिर्फ यही चीज नहीं बदली है। मैंने सुना है कि जीरो विंग सिटी का टेलीपोर्टेशन फंक्शन अब ज्यादा फासले का अहाता कर सकता है। अब जीरो विंग सिटी से ओरुक एम्पायर में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। पहले तो हर कोई जीरो विंग सिटी की खिदमात की बढ़ती हुई कीमतों पर नाराज था, लेकिन शहर की जानिब से पेश करदा नए फवाइद के बारे में जानने के बाद जीरो विंग सिटी में आराम करने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों की तादाद आसमान को छू गई। ये खास तौर पर उन एडवेंचर टीमों के लिए सच था जिन्होंने ओरुक एम्पायर को दरियाफ्त करने का मंसूबा बनाया था। अगरचे आम खिलाड़ी टेलीपोर्टेशन फंक्शन को महंगा समझ सकते हैं, लेकिन एडवेंचर टीमों के लिए फीस कोई मसला नहीं थी। उनके लिए वक्त ज्यादा अहम था। जितना वक्त उन्होंने बचाया वो मजीद मालिकान बासिस को शिकस्त दे सकते थे, मजीद क्वेस्ट मुकम्मल कर सकते थे और मजीद कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर सकते थे। वो आसानी से अपनी टेलीपोर्टेशन फीस और मजीद कमा सकते थे। आखिर में गिल्ड की जानिब से नई तब्दीलियां नाफिज करने के 1 घंटे से भी कम वक्त में जीरो विंग सिटी की खिलाड़ियों की आबादी 20 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गई। उस वक्त शहर में थोड़ा हुजूम भी महसूस होने लगा। बाब 1636 जीरो विंग सिटी का उरूज। जीरो विंग सिटी की खिलाड़ियों की आबादी में तेजी से इजाफे ने आबदा गाल को हैरान कर दिया, जिसने फर्ज किया था कि इसमें कमी आएगी। न सिर्फ 10 लाख खिलाड़ियों के अचानक इजाफे ने जीरो विंग सिटी को दाखिला फीस में मजीद 6000 गोल्ड लाए, बल्कि बहुत से खिलाड़ी शहर के टेलीपोर्टेशन फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए भी दौड़ पड़े। टेलीपोर्टेशन फीस बचाने के लिए जीरो विंग सिटी का दौरा करने वाली मुख्तलिफ एडवेंचर टीमों ने टेलीपोर्टेशन खिदमात के लिए मेंबरशिप भी खरीदी, जिससे हर एक ने जीरो विंग को 20 मैजिक क्रिस्टल्स कमाए।
शहर में नई तब्दीलियों को नाफिज करने के बाद से एक मुख्तसर घंटे में 4000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने मेंबरशिप खरीदी, जिससे 80,000 से ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स ओरुक एम्पायर में टेलीपोर्ट करने में दिलचस्पी रखने वाले और भी ज्यादा खिलाड़ी थे। टेलीपोर्टेशन के फासले में इजाफे की वजह से गैर अराकीन को हर ज्यादा से ज्यादा रेंज के टेलीपोर्टेशन के लिए 30 सिल्वर अदा करने पड़ते थे। टेलीपोर्टेशन की लागत को कम करने के बाद भी जीरो विंग ने हर सफर करने वाले खिलाड़ी से 18 सिल्वर कमाए। गुज़िश्ता एक घंटे के दौरान 6000 से ज्यादा गैर अराकीन ने ओरुक एम्पायर में टेलीपोर्ट किया और जीरो विंग को 1000 गोल्ड हवाले किए। आबदा गाल और मिलिनकोलुक समाइल हक्का बका रह गईं। इससे पहले मिलिनकोलुक समाइल को खदशा था कि वो माना टावर की लागत वापस नहीं कमा पाएंगे, लेकिन शहर के टेलीपोर्टेशन फंक्शन ने अकेले ही 1000 से ज्यादा गोल्ड कमा लिए। इस फंक्शन ने अकेले ही मजमूई तौर पर कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म से ज्यादा तेजी से पैसा कमाया। इस सर्विस के जरिए हासिल होने वाले मैजिक क्रिस्टल्स की मिकदार का तो जिक्र ही नहीं। मजीद बरा टेलीपोर्टेशन फंक्शन इस्तेमाल करने और मेंबरशिप के लिए रजिस्टर होने वाले खिलाड़ियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। गिल्ड लीडर, आपको ये माना टावर कहां से मिला? ये सिंपली हैरान कुन है, आबदा गाल ने जोश से कहा। इसकी मुनाफा की रफ्तार के साथ हम आसानी से अपने रोजमर्रा के अखराजात पूरे कर सकते हैं। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, चाहे हम मजीद 2 हफ्तों तक हेवेंस बरेल के साथ लड़ते रहें। वो जीरो विंग के फंड्स की कमी पर परेशान थी। बढ़ते हुए इनाम ने गिल्ड के रोजमर्रा के अखराजात को आसमान पर पहुंचा दिया था, लेकिन अब इसे इस मसले के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। बाद में मैं हाल ही में हासिल किए गए हथियार और साजो सामान गिल्ड के गोदाम में जमा कराऊंगा। हर कोई अशिया के लिए तिजारत कर सकता है। चूंकि हमारे गिल्ड के अराकीन ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है, स्टारमोन किंगडम में हमारे अराकीन को कुछ बोनस जीसीपीज दें। आम अराकीन को 50 पॉइंट्स, इलिट अराकीन को 200 पॉइंट्स और कोर अराकीन को 500 पॉइंट्स मिलेंगे, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। माना टावर और 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट्स के साथ जीरो विंग सिटी को मुस्तकबिल करीब में 50 लाख खिलाड़ियों की आबादी तक पहुंचने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। उस वक्त शहर को सिर्फ दाखिला फीस से आसानी से 30,000 गोल्ड कमाना चाहिए। मजीद बरा दुकानों के किराए, होटल की फीस, बैटल इरीना और आमदनी के दीगर जराए से मुनाफा होगा। गिल्ड लीडर, क्या एक साथ इतने सारे जीसीपीज देना थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? आबदा गाल हाँपने के सवा कुछ ना कर सकी जब सैफ अली ने इसे अपने गिल्ड के अराकीन को इतने ज्यादा जीसीपीज देने का कहा। अगरचे जीरो विंग के जीसीपीज की कीमत में हाल ही में कमी आई थी, लेकिन हर पॉइंट की कीमत अब भी तकरीबन 20 का पर थी। आम अराकीन को 50 जीसीपीज देना उन्हें 10 सिल्वर देने के बराबर होगा। इलिट अराकीन को 40 सिल्वर मिलेंगे और कोर अराकीन को 1 गोल्ड मिलेगा। अगरचे ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन जीरो विंग के स्टारमोन किंगडम में बहुत से अराकीन थे। कल लागत आसानी से 1 लाख गोल्ड से ज्यादा तक पहुंच जाएगी। अगरचे खिलाड़ी उन पॉइंट्स का सिक्कों कॉन्स के बदले तबादला नहीं कर सकते थे, लेकिन गिल्ड के गोदाम में खरीदारी के लिए ज्यादा हथियार और साजो सामान दस्तयाब नहीं थे। ये ठीक है, हमारे अराकीन ने हाल ही में सख्त मेहनत की है। मजीद बरा, कौन कहता है कि हमारे गिल्ड के पास कोई हथियार और साजो सामान नहीं है? सैफ अली ने हंसते हुए कहा। ताहम उसने मजीद वजाहत करने की जहमत नहीं की। इसके बजाय इसने यूजीपिंग को एक पैगाम भेजा, जिसमें इसे और दूसरों को हिदायत की कि वो बोनलेस लैंड के दौरे के दौरान हासिल किए गए हथियार और साजो सामान गिल्ड के गोदाम में जमा कराएं। आबदा गाल के साथ काल मुनक़ते करने के बाद उन्होंने बोनलेस लैंड में मारे गए तमाम शैतानी मखलूकात से 6000 से ज्यादा लेवल 55 प्लस साजो सामान हासिल किए थे। अगरचे अशिया की अक्सरियत ब्रोंज रैंक की थी, लेकिन इसमें कई सौ टुकड़े मिस्ट्रेस आयरन के सामान और दर्जनों टुकड़े सीक्रेट सिल्वर के सामान के थे। दरी असना, सैफ अली के बयान ने आबदा गाल को उलझन में डाल दिया। इसे अंदाजा नहीं था कि सैफ अली इस सूरत हाल के बारे में क्या करने का इरादा रखता है। ताहम उसने इसकी हिदायत पर अमल किया और गिल्ड के नोटिस बोर्ड पर ऐलान शाये किया। बहुत तेजी से इस ऐलान ने गिल्ड चीफ में हंगामा बर्पा कर दिया। वाइस गिल्ड लीडर, क्या ये सच है? गिल्ड दरहकीकत हमें इतने सारे जीसीपीज दे रहा है। क्या गिल्ड के पास अभी फंड्स की कमी नहीं है?
अगर गिल्ड हमें इतने पॉइंट्स देता है तो वो सिक्कों के बारे में क्या करेगा? गिल्ड के बहुत से अराकीन सैफ अली की सखावत पर हैरान थे। अगरचे हर खिलाड़ी को सिर्फ एक छोटा सा इनाम मिला, लेकिन उन सब को बोनस जीसीपीज देने की कल लागत गिल्ड के अराकीन की तादाद के साथ बहुत ज्यादा होगी। हकीकत में गिल्ड को अपने अराकीन को इनाम देने की जरूरत नहीं थी। बहुत से लोग पहले ही उन फवाइद से मुतमईन थे जो माना टावर की तामीर के बाद जीरो विंग सिटी में नई रहाइशगाह ने पेश किए थे। अब शहर में माना की कसाफत में इजाफे की वजह से अराकीन गिल्ड हॉल में 20 घंटे आराम करने के बाद डबल एक्सपी बफ का 25% जमा कर सकते थे, और अगर वो प्राइवेट रूम किराए पर लेते तो 35%। मजीद बरा खिलाड़ी ऑफलाइन होने के दौरान भी बफ जमा करेंगे। इस अचानक बेहतरी ने गिल्ड के अराकीन के हौसले बुलंद कर दिए। जीरो विंग के मुस्तकबिल पर उनका एतमाद न सिर्फ वापस आया बल्कि बढ़ गया। गॉड्स डोमेन में खिलाड़ियों को सबसे बड़ा मसला लेवल अप करने का था। बदकिस्मती से हेवेंस बरेल के साथ मुसलसल लड़ाई ने जीरो विंग के अराकीन की लेवलिंग की रफ्तार को बुरी तरह मुतासिर किया था। दर हकीकत कुछ अराकीन लेवल्स को बहाल करने से ज्यादा तेजी से खो रहे थे। ताहम अब जबकि वो डबल एक्सपी बफ इतनी तेजी से जमा कर सकते थे, अपने खोए हुए लेवल्स को दोबारा हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बरक्स हेवेंस बरेल के अराकीन को ऐसा फायदा हासिल नहीं था। अगर ये जंग जारी रही तो जीरो विंग के अराकीन लेवल्स में हेवेंस बरेल के अराकीन से यकीनी तौर पर आगे निकल जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये गिल्ड लीडर का बड़ा रास्त हुक्म है। मजीद बरा गिल्ड लीडर ने कहा है कि चूंकि हर कोई अब भी जीरो विंग पर यकीन करने को तैयार है, जीरो विंग अब में से किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेगा। आबदागाल ने गिल्ड चीफ में वजाहत की। बातिनी तौर पर अगरचे इसे अपने अल्फाज पर जरा भी यकीन नहीं था। गिल्ड लीडर जिंदाबाद, जीरो विंग जिंदाबाद। आबदागाल के अल्फाज सुनकर जीरो विंग के अराकीन ने खुशी का इजहार किया। हर एक को अपने बोनस पॉइंट्स मिलने के बाद बहुत से खिलाड़ी अशिया खरीदने के लिए गिल्ड के गोदाम की तरफ भागे। ताहम जब उन्होंने दस्तयाब अशिया देखें तो वो हक्का बका रह गए। गिल्ड के गोदाम में हर किस्म के हथियार और साजो सामान खरीदारी के लिए रखे गए थे। तमाम अशिया कम अज कम लेवल 55 की थीं, यहां तक के लेवल 65 की अशिया भी दस्तयाब थीं। मजमूई तौर पर आसानी से 6000 से ज्यादा अशिया थीं। फी अलहाल लेवल 50 का सामान हासिल करना भी नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। लेवल 55 प्लस हथियारों और साजो सामान का तो जिक्र ही नहीं। अगरचे इनमें से कोई भी फी अलहाल उन लेवल 55 प्लस हथियारों और साजो सामान को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन कम अज कम उन्हें लेवल 55 तक पहुंचने के बाद हथियारों साजो सामान के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। ये खास तौर पर गिल्ड के आम और इलियट अराकीन के लिए सच था। लेवल 50 प्लस का सामान हासिल करना इंतहाई मुश्किल था, और मुनासिब लेवल तक पहुंचते ही अप टू डेट ब्रोंज और मिस्टरेस आयरन के सामान का एक सीट खरीदने के काबिल होना इन खिलाड़ियों के लिए एक ख्वाब होगा। दरी असना यह खबर के जीरो विंग टनो बोनस जीसीपीज दे रहा है और उसके पास हजारों लेवल 55 प्लस हथियार और साजो सामान है, स्टारमोन किंगडम के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स में फैल गए। मुख्तलिफ गिल्ड्स ने फर्ज किया था कि जीरो विंग अपनी हुदूद को पहुंच चुका है और टूटने के करीब है। उन्होंने तवक्को की थी कि गिल्ड इतनी अचानक ऐसी चाल चलेगा। जीरो विंग सिटी की शोहरत में हालिया इजाफा भी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने सूरत हाल को किस तरह देखा। जीरो विंग ऐसा गिल्ड नहीं लग रहा था जो अपने इख्तिताम के करीब हो। दर हकीकत जीरो विंग हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूत होता गया। जब सुनगोलर बरेल को इसकी खबर मिली तो वो हक्का बका रह गया। बाब 1637 फलकियाती नीलामी। हेवेंस बरेल वाहिद गिल नहीं था जो जीरो विंग की अचानक तब्दीली से हैरान रह गया था। तमाम मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स हैरान थे। उन्हें एहसास नहीं था कि जीरो विंग की बुनियाद इतनी ठोस है। ये खास तौर पर जीरो विंग सिटी में माना टावर के हवाले से सच था। तामीर ने शहर में माना की कसाफत को आसमान पर पहुंचा दिया था, जिससे पहले से पुरकशिश शहर खिलाड़ियों में और भी ज्यादा मकबूल हो गया। अब मुख्तलिफ ताकतों और खिलाड़ियों ने जो असल में यकीन रखते थे कि जीरो विंग का जवाल नागुज़ीर है, गिल्ड के लिए थोड़ी उम्मीद देखना शुरू कर दी। किसने सोचा होगा कि जीरो विंग अब भी ऐसी चाल चल सकता है। अब माना टावर की बदौलत जीरो विंग सिटी की खिलाड़ियों की आबादी छत फाड़ कर निकल गई है।
इसके साथ शहर की आमदनी में जबरदस्त इजाफा होगा। ऐसा लगता है कि हेवेंस बरेल मुख्तसर वक्त में जीरो विंग को थका नहीं सकेगा। ये यकीनी तौर पर सच है। मैंने जो सुना है इसकी बुनियाद पर गिल्ड की जानिब से नई तब्दीलियां नाफिज करने के बाद से 5000 से ज्यादा इजाफी खिलाड़ियों ने जीरो विंग सिटी में टेलीपोर्टेशन मेंबरशिप हासिल की है। बेशक ओरुक एम्पायर की सरहदों की हिफाजत करने वाले और किसकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सरहदों को उबूर करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। फासला भी एक बहुत बड़ा मसला है। जीरो विंग सिटी से सीधा ओरुक एम्पायर के बैरूनी इलाके में टेलीपोर्ट करके खिलाड़ी सफर के 10 घंटे से ज्यादा बचा सकते हैं। उन्हें ओरुक गश्ती दस्तों के घात लगाकर हमला करने की भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। वाहिद मसला महंगी टेलीपोर्टेशन फीस है। यह हम जैसे आम खिलाड़ियों के लिए सस्ती नहीं है। जीरो विंग सिटी के बेहतर टेलीपोर्टेशन फंक्शन पर बहस करते हुए, चाहे वो मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के अराकीन हों या आजाद खिलाड़ी, इन सब के चेहरों पर भूख के तासुरात थे। इस वक्त ओरुक एम्पायर मुताद्दिद रियासतों और 2 सल्तनतों के लिए एक इज्तिमा का मकाम बन चुका था। ताहम वहां का सफर अब भी एक मसला था जिसने इन तमाम खिलाड़ियों को परेशान कर रखा था जो ओरुक एम्पायर का दौरा करना चाहते थे। हेवेंस बरेल के अराकीन के बरक्स, जो बरा रास्त इनशनेट रॉक सिटी कदीम चटानी शहर में टेलीपोर्ट कर सकते थे, दूसरे खिलाड़ियों को अपने मुताल्लिका ममालिक से ओरुक एम्पायर के बैरूनी इलाके तक पहुंचने के लिए कम अज कम 10 घंटे का सफर करना पड़ता था। हालात को मजीद खराब करने के लिए वो सल्तनत के खराब माहौल की वजह से आराम करने के लिए किसी शहर या कस्बे में वापस आने से पहले सिर्फ महदूद वक्त के लिए इलाके में ग्राइंड कर सकते थे। अगरचे ओरुक एम्पायर के अंदर गिल्ड टाउन्स और एक गिल्ड सिटी मौजूद थे, लेकिन इन जगहों पर होटलों की तादाद महदूद थी। ओरुक एम्पायर में एडवेंचर करने वाले हर खिलाड़ी के लिए रहाइश काफी नहीं थी। इसका मतलब यह था कि ओरुक एम्पायर का दौरा करने वाले खिलाड़ियों की अक्सरियत आराम करने के लिए अपने ममालिक के एनपीसी शहरों में वापस जाने पर मजबूर थी, और ओरुक एम्पायर वापस जाने के लिए मजीद 10 घंटे या इससे ज्यादा का वक्त सिर्फ करती थी। ताहम जीरो विंग सिटी ने सब कुछ बदल दिया था। न सिर्फ खिलाड़ी ओरुक एम्पायर की सरहदों का सफर करते हुए कीमती वक्त बचा सकते थे, बल्कि वो ताकतवर ओरुक गश्ती दस्तों और म्यूटेड और किस्म के गिर्द चक्कर भी लगा सकते थे। इसकी वजह से जीरो विंग सिटी में जमा होने वाले खिलाड़ियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। इन खिलाड़ियों को जिस वाहिद मसले का सामना करना पड़ा वो रकम थी जो उन्हें सल्तनत तक पहुंचने के लिए खर्च करनी पड़ती थी। जीरो विंग सिटी के सफर का मामला भी था। अगरचे खिलाड़ी एवरनाइट सिटी के जरिए जीरो विंग सिटी में टेलीपोर्ट कर सकते थे, फिर भी उन्हें स्टारमोन सिटी से एवरनाइट सिटी तक जाने के लिए काफी फासिला तय करना पड़ता था। खुशकिस्मती से ये मसला अपने सफर के दौरान इतना वक्त बचाने के मुमकिना फवाइद के मुकाबले में अमली तौर पर न होने के बराबर था। नतीजे के तौर पर मुख्तलिफ बड़ी ताकतें और एडवेंचर टीमें जो इब्तिदाई तौर पर जीरो विंग की ताज़ा तरीन नीलामी में दिलचस्पी नहीं रखती थीं, स्टोन फॉरेस्ट टाउन के जीरो विंग नीलाम घर की तरफ भागी। फी अलहाल नीलामी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी रहने के बावजूद खिलाड़ी पहले ही वसी व अरीज एडवांस नीलाम घर में हुजूम कर रहे थे, जिनमें से बहुत से मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के अराकीन थे। ओरुक एम्पायर के पड़ोसी मुताद्दिद रियासतों और 2 सल्तनतों की बहुत सी मारूफ एडवेंचर टीमें भी मौजूद थीं। आबदा आपी नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी पहले ही पहुंच चुके हैं। इस रफ्तार से नीलामी शुरू होने तक हमारे पास 70,000 शुरा हो सकते हैं। आ ने अपने हाथों में अदादोशुमार की रिपोर्ट पढ़ते हुए जोश से कहा। अगरचे जीरो विंग अपनी नीलामी की मेजबानी करने वाला था, लेकिन सिर्फ कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता था। उन्हें पहले कुछ शराइत पूरी करनी थी। अगर कोई नीलामी के मकाम में दाखिल होना चाहता था तो उसे अपने बैग में कम अज कम 100 गोल्ड की जरूरत थी। अगर कोई वीआईपी कमरे इस्तेमाल करना चाहता था तो उनके पास कम अज कम 10,000 गोल्ड होना जरूरी था। एडवांस्ड नीलाम घर व्हाइट रिवर सिटी में कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म से भी बड़ा था। न सिर्फ सबसे बड़ा नीलामी हाल 1 लाख लोगों को जगह दे सकता था, बल्कि इसमें 100 वीआईपी कमरे भी थे। इसके बावजूद तमाम वीआईपी कमरों का दावा किया जा चुका था। जब आबदा गाल ने अदादोशुमार देखे तो वो भी हैरान रह गई। यहां तक कि सफर गिल्ड्स की नीलामियों को भी इतने बड़े हुजूम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में दुश्वारी होती थी।
आबदा गाल आखिरकार समझ गई कि सैफ अली ने क्यों कहा था कि यह सिर्फ शुरुआत है। जीरो विंग सिटी के निजी मकानात और दुकानों के लिए इतने सारे लोगों के मुकाबला करने के साथ ये अजीब होगा अगर ये जायदादें ज्यादा कीमत ना लाएं। इसके बाद वक्त तेजी से गुजर गया। आबदा गाल की रहनुमाई में जीरो विंग की नीलामी आसानी से शुरू हुई। अगरचे ये एक फौरी नीलामी थी, लेकिन दस्तयाब अशिया अब भी काफी मेयार की थी, जो सब गिल्ड्स और खिलाड़ियों के लिए काफी कीमती थीं। दरहकीकत जीरो विंग ने काफी मिकदार में लेवल 45 डार्क गोल्ड और लेवल 50 सीक्रेट सिल्वर का सामान पेश करने का इरादा भी किया था। अगला हमारी नीलामी का पहला फाइनल आइटम है जीरो विंग सिटी के निजी मकानात। पहला निजी मकान जीरो विंग सिटी के बैटल इरीना के पीछे वाक़े है। इब्तिदाई बोली 1500 गोल्ड होगी, जिसमें हर इजाफा 50 गोल्ड से कम नहीं होगा। जैसे ही आबदा गाल नीलामी की मेजबान ने बात खत्म की, हुजूम में हलचल मच गई। खास तौर पर वीआईपी कमरों में मौजूद खिलाड़ी, जिन्होंने अब तक नीलामी के लिए रखी गई अशिया में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, स्टेज के ऊपर बड़े डिस्प्ले पर मौजूद तस्वीर को हसरत से देखने लगे। लानत, जीरो विंग दर हकीकत इतनी कीमत मांगने की जुर्रत करता है। यहां तक कि बड़े एनपीसी शहरों में निजी मकानात की कीमत 1500 गोल्ड नहीं है। क्या जीरो विंग पैसे के लिए इतना बेचैन है? मौजूद बहुत से खिलाड़ी आबदा गाल की बताई गई कम अज कम बोली से हैरान थे। लाखों की आबादी वाले एनपीसी शहरों में निजी मकानात सिर्फ 1000 गोल्ड के आसपास फरोख्त होते थे। स्ट्रेटेजिक मकामात पर मौजूद चंद निजी मकानात सिर्फ इससे थोड़ा ज्यादा में फरोख्त होते थे। दरीं असना, खिलाड़ियों को एनपीसी शहरों में हमलों और मुहासरे के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गिल्ड सिटी के लिए एक अलग कहानी थी। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि कब कोई दूसरी बड़ी ताकत शहर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे। जीरो विंग इतनी ज्यादा कीमत पर गैर मुस्तहकम निजी मकान बेचने की कोशिश करने के लिए सिंपली पागल था। ईमानदारी से, यहां तक कि आबदा गाल भी कीमत को कुछ ज्यादा समझती थी, लेकिन सैफ अली ने कम अज कम बोली का तयन किया था 1500 गोल्ड और एक सिक्का कम नहीं। लिहाजा इसके पास उसकी ख्वाहिशात के साथ जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ताहम नीलामी के मेहमानों की जानिब से दबी आवाज में निजी मकानात पर तबादला ख्याल करने के बाद नीलामी हाल में एक के बाद एक आवाजें गूंजने लगीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बोलियां लगाना शुरू कर दी। 1600 गोल्ड, 1700 गोल्ड, 1800 गोल्ड। तेजी से बढ़ती हुई कीमतों ने सबको हैरान कर दिया। थोड़ी देर बाद कीमत बढ़कर 2200 गोल्ड हो गई। इस मकाम तक पहुंचने के बाद ही बोलियां सुस्त हुईं। आखिर में फायर क्लाउड फोकस एडवेंचर टीम के कमांडर रेमनीनेट क्लाउड ने 2550 गोल्ड में पहला निजी मकान जीत लिया। जीतने वाली बोली की वजह से तमाशाई बड़ी ताकतों ने जीरो विंग पर रश्क किया। एक निजी मकान ने शहर की जमीन का बमुश्किल कोई हिस्सा लिया था, फिर भी जीरो विंग ने एक ही निजी मकान से इतनी रकम कमाई थी। इसी वक्त इनमें से बहुत से लोगों ने रेमनीनेट क्लाउड पर उसके अहमकाना फैसले पर तरस खाया। अगरचे जीरो विंग की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आई थी, लेकिन हेवेंस बरेल को शिकस्त देने के इम्कानात अब भी कम थे। इतनी रकम में निजी मकान खरीदना हमाकत थी। ताहम जैसे ही मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के आला उहदेदारों ने इस तरह के ख्यालात का इजहार किया, दूसरा निजी मकान 2700 गोल्ड में फरोख्त हुआ। मजमूई तौर पर जीरो विंग ने 15 निजी मकानात फरोख्त किए थे। इनमें से हर एक फरोख्त हुआ, जिसमें सबसे सस्ता 2450 गोल्ड में और सबसे महंगा 2800 गोल्ड में गया। कीमत पहले ही एनपीसी शहरों में आला सलाहियत वाली जमीनों का मुकाबला कर सकती थी। जहां तक जीरो विंग सिटी की दुकानों का ताल्लुक है, कम अज कम बोली खौफनाक 5000 गोल्ड थी, जिसमें हर इजाफा 100 गोल्ड से कम नहीं था। आखिर में फरोख्त होने वाली 5 दुकानों में से सबसे सस्ती 7800 गोल्ड में फरोख्त हुई, जबकि सबसे महंगी 8500 गोल्ड में गई। इस वाहिद नीलामी के दौरान जीरो विंग ने 1,20,000 गोल्ड से ज्यादा का खालिस मुनाफा हासिल किया। जब आबदा गाल ने हतमी नंबर देखे तो उसने सोचा कि क्या वो ख्वाब देख रही है। गिल्ड लीडर, इतनी रकम से हम लेवल 45 के साजो सामान की एक बड़ी मिकदार खरीद सकते हैं और अपने गोदाम को भर सकते हैं।
हम यकीनी तौर पर अपने गिल्ड के अराकीन को उनकी पूरी ताकत बहाल करने में मदद कर सकते हैं। आबदा गाल की आंखें चमक उठीं जब इसने नीलामी से हासिल होने वाला मुनाफा देखा। काफी अरसा हो गया था जब उसने इतनी रकम देखी थी। नहीं, गिल्ड के गोदाम की भरपाई को फी अलहाल एक तरफ रखो। सबसे पहले एनपीसी दुकानों की तामीर को तरजीह दो, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। उसने कभी भी जीरो विंग की कीमती जमीनें सिर्फ गिल्ड के अराकीन को उनके खोए हुए हथियार और साजो सामान बाजियाफ्त करने में मदद करने के लिए बेचने का इरादा नहीं किया था। अगरचे गिल्ड के अराकीन की अशिया काफी अहम थी, लेकिन वो एनपीसी ताजिरों की दुकानों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। एनपीसी दुकानें गिल्ड सिटी की शारत थीं। सिर्फ एनपीसी दुकानें हासिल करने के बाद ही एक गिल्ड सिटी तरक्की का अपना लामुत्तनाही चक्कर शुरू कर सकता था। मैं समझती हूं, मैं फौरन इस पर काम शुरू करती हूं। सैफ अली के अल्फाज सुनकर आबदा गाल ने इन एनपीसी ताजिरों को याद किया जिन्होंने कारोबार पर तबादला ख्याल करने के लिए जीरो विंग सिटी का दौरा किया था। गिल्ड के फंड्स की कमी की वजह से उन्होंने एनपीसी दुकानों की तामीर में ताखीर की थी, लेकिन अब जबकि गिल्ड के पास फंड्स मौजूद थे, वाकई इस मसले को हल करने का वक्त आ गया था। बाब 1638 3 स्टार एनपीसी शॉप, स्टारमॉन किंगडम, जीरो विंग सिटी। चूंकि खिलाड़ियों को जाती तौर पर एनपीसी दुकानें तामीर करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए जैसे ही आबदा गाल ने जरूरी अदायगियां की, जीरो विंग सिटी में ऊंची इमारतें बनना शुरू हो गईं। 2 स्टार एनपीसी ताजिरों को दरकार दुकानों में आमतौर पर सिर्फ 2 या 3 मंजिलें होती थीं, जिनकी तामीर पर 500 से 1000 गोल्ड लागत आती थी। जहां तक 2-3 स्टार एनपीसी ताजिरों की दुकानों का ताल्लुक है, एक की 5 मंजिलें थीं, जबकि दूसरी की 6 मंजिलें थीं। हर एक की तामीर पर 2000 गोल्ड से ज्यादा लागत आई थी। आबदा गाल की अदायगी के 15 मिनट बाद एनपीसी दुकानें मुकम्मल हो गईं। इजाफी इमारतों ने जीरो विंग सिटी को कहीं ज्यादा खुशहाल बना दिया। 2-3 स्टार एनपीसी ताजिरों की दुकानें, जो दोनों जीरो विंग सिटी के मरकज में वाक़ थीं, खास तौर पर दिलकश थीं। इन दुकानों का फन तामीर कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म से भी ज्यादा खूबसूरत था। कोई भी एक नजर में बता सकता था कि ये दोनों दुकानें गैर मामूली थीं। दरी असना दुकानों में से एक ग्रोसरी स्टोर के तौर पर काम करती थी, जबकि दूसरी जादू पर मरकूज थी। है, ये 2 एनपीसी दुकानें यहां कब आए? ये इमारतें बहुत शानदार हैं। जल्दी करो, चुल्लू अंदर चलते हैं और एक नजर डालते हैं। बहुत से राहगीरों ने तेजी से जीरो विंग सिटी के मरकजी जिला में 2 एनपीसी दुकानों का नोटिस लिया और वो करीब से देखने के लिए रुके बगैर न रह सके। जब ये खिलाड़ी दुकानों में दाखिल हुए तो जो कुछ उन्होंने देखा इससे दंग रह गए। दोनों दुकानों में से हर एक में हर किस्म की अशिया पेश की गई थी, जिनमें से कुछ रियासतों के दारुल हुकूमतों में भी नहीं मिल सकती थी। मजीद बरा बहुत सी अशिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, क्रिस्टल कैबिनेट में नुमाइश के लिए रखी गई थी। क्या ये ए बेसिक मैजिक ईरे स्क्रूलिज का मुकम्मल सीट नहीं है? आप वाकई दुकान में इस तरह की कोई चीज तलाश कर सकते हैं। लानत, ये एक टायर 1 एओई अटैक मैजिक स्क्रोल है। शानदार, ये एक ब्रॉन्ज पिकेक्स है। अगर मेरे पास ये होता तो मेरी कान कनी की कारकर्दगी दीवाना वार बढ़ जाती। क्या इस दुकान में एक बेसिक ट्रैप्स, बुनियादी फंदे भी हैं? हर एक की आंखें तकरीबन बाहर निकल आईं जब उन्होंने जादू की दुकान के पहली मंजिल के हाल में दर्जनों क्रिस्टल कैबिनेट में नुमाइश के लिए रखी अशिया को देखा। बेसिक मैजिक ईरे मार्केट में नायाब थे, ज्यादातर इसलिए कि मुकम्मल सेट जमा करना इंतहाई मुश्किल था। आमतौर पर सिर्फ मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ही मुकम्मल सेट जमा करने के काबिल थे। आजाद खिलाड़ियों और एडवेंचर टीमों के लिए बेसिक मैजिक ईरे ऐसे खजाने थे जिन्हें वो सिर्फ हसरत से देख सकते थे। टायर 1 मैजिक स्क्रूलिज भी इंतहाई नायाब थे और नाजुक लम्हात में खिलाड़ियों की जान बचा सकते थे। बेसिक ट्रैप्स भी खिलाड़ियों और राकेशों दोनों के खिलाफ काफी मुअस्सर थे। इन अशिया में से हर एक मार्केट में नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थी, फिर भी वो दर हकीकत इन एनपीसी दुकानों में फरोख्त के लिए मौजूद थीं। मजीद बरा अशिया की कीमतें मार्केट की कीमत से कदरे कम थीं। जल्दी करो, कमांडर को मतला करो, हमें ये बेसिक मैजिक ईरे हर हाल में हासिल करना चाहिए। हेलो गिल्ड लीडर,
मुझे अभी जीरो विंग सिटी के एक ग्रोसरी स्टोर में कुछ ब्रॉन्ज टूल्स मिले हैं। कुछ वक्त के लिए 2-3 स्टार एनपीसी ताजिरों की दुकानों का दौरा करने वाले खिलाड़ी अपने साथियों या आला अफसरान से राब्ता करने, दुकानों की दस्तयाब अशिया की रिपोर्टिंग करने में मसरूफ रहे। क्या जीरो विंग सिटी में दर हकीकत ऐसी दुकानें हैं? मैं किसी से फौरन पैसे मंगवाता हूं। इन अशिया पर नजर रखो। मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के आला ओहदेदार जीरो विंग सिटी में नई एनपीसी दुकानों पर ख्वाहिश से भर गए। उन्होंने फौरी तौर पर उन अशिया को हासिल करने के अहकामात जारी किए, चाहे कीमत कुछ भी हो। 10 मिनट से भी कम वक्त में दोनों एनपीसी दुकानें खिलाड़ियों से खिंचाखच भर गईं, जो कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म से भी ज्यादा मकबूल हो गईं। इन एनपीसी दुकानों की खबर तेजी से पूरे स्टारमोन किंगडम में फैल गई। बहुत से खिलाड़ी शायद डबल एक्सपी बफ को अहम न समझें या ओरुक एम्पायर में कोई दिलचस्पी न रखें, लेकिन हर खिलाड़ी नायाब अशिया हासिल करने में दिलचस्पी रखता था। ये खास तौर पर उन टूल्स के लिए सच था जो खिलाड़ियों को ताकतवर राकेशों को शिकस्त देने में मदद दे सकते थे, जैसे टायर 1 मैजिक स्क्रूलिज और बेसिक मैजिक हीरे। आमतौर पर सिर्फ गिल्ड्स को ऐसी अशिया इस्तेमाल करने का मौका मिलता था। उन्हें सिर्फ काफी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता था। इन टूल्स को हासिल करने के बाद खिलाड़ी उन ताकतवर राकेशों को गिरा सकते थे जिनसे उन्हें पहले बचना पड़ता था। गिल्ड लीडर, अब जबकि हर एनपीसी मर्चेंट ने अपनी दुकानों का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्या हमें उनकी कुछ मसनूआत अपने लिए नहीं खरीदनी चाहिए? अगरचे आबदागाल एनपीसी दुकानों की मसनूआत के बारे में जानती थी, लेकिन अब जबकि वो खरीदारी के लिए दस्तयाब थी तो वो लालच को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इन दुकानों में मौजूद कुछ नायाब अशिया दारुल हुकूमत के नीलाम घरों में भी नायाब थी। अगर वो ये अशिया खरीदते और उन्हें जीरो विंग के नीलाम घर में बेचते तो वो बहुत बड़ा मुनाफा कमाते। जरूरत नहीं, दोबारा फरोख्त के जरिए मुनाफा कमाने की कोशिश करने के बजाय जीरो विंग सिटी की तरफ ज्यादा खिलाड़ियों को रागिब करना ज्यादा अहम है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। वो आबदा गाल की ख्वाहिश के साथ हमदर्दी कर सकता था, लेकिन ऐसा करना पेनीवाइस और पाउंड फुलिश छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान होगा। एनपीसी दुकानें गिल्ड सिटी की शारक थीं क्योंकि वो हर रोज नायाब अशिया फरोख्त करती थीं, जिससे खिलाड़ियों का एक मुस्तकिल सिलसिला शहर की तरफ रागिब होता था और उसकी मकबूलियत में इजाफा होता था। बढ़ती हुई मकबूलियत फिर शहर के मुख्तलिफ आमदनी के जराए को बढ़ाने में मदद करेगी। नतीजे में हासिल होने वाली इजाफी दाखिला फीस अकेले ही इस मुनाफा से ज्यादा होगी जो वो एनपीसी दुकानों की अशिया को दोबारा बेच कर कमा सकते थे। मामले पर कुछ गौर करने के बाद आबदा गाल ने सैफ अली के फैसले में इस्तेदलाल देखा। एनपीसी दुकानों के शानदार इफ्तिताह के आधे घंटे से भी कम वक्त में उन्होंने 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों को जीरो विंग सिटी की तरफ रागिब किया था। ये दाखिला फीस में 1800 गोल्ड से ज्यादा था। वक्त गुजरने के साथ और भी ज्यादा खिलाड़ी जीरो विंग सिटी का दौरा करेंगे और इस शरह पर अशिया को दोबारा बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये मवाद खरीदने के लिए कुछ फंड्स निकालो, जितने हो सके खरीद लो जब तक के कीमतें मार्केट वैल्यू से 10% से ज्यादा ना हो। एक बार जब वो तुम्हारे पास आ जाएं, तो तमाम मवाद मुझे भेज दो। सैफ अली ने मैजिक लाइट सीट बनाने के लिए बाकी मवाद का जायजा लेने के बाद हिदायत की। अगरचे इसने मिलिनकोलुक समाइल से आहिस्ता आहिस्ता जरूरी मवाद जमा करवाया था, लेकिन लागत बहुत ज्यादा थी। मजमूई तौर पर मिलिनकोलुक समाइल इसके लिए सिर्फ 100 सीट मवाद खरीदने में कामयाब हुई थी। अब जबकि जीरो विंग के पास फंड्स मौजूद थे, इसे ज्यादा से ज्यादा मवाद की जरूरत थी। ठीक है, मैं फौरन किसी को उन्हें खरीदने के लिए भेजती हूं। जब आबिदा गाल ने सैफ अली को दरकार मवाद की फहरिस्त देखी तो वो कदरे हैरान हुई। ताहम अब जबकि जीरो विंग सिटी की आमदनी बढ़ गई थी, इसे एक बड़ा स्टॉक हासिल करने का यकीन था। ओरुक एम्पायर, इनशनट रॉक सिटी, हेवेंस बरेल की रहाइशगाह में गिल्ड लीडर के दफ्तर का माहौल गैर मामूली तौर पर कशीदा था। जीरो विंग के साथ क्या हो रहा है? क्या कोई बड़ी कारपोरेशन खुफिया तौर पर उसकी हिमायत कर रही है? सुनगोलर बरेल बुड़बुड़ाया। हरीफ गिल्ड की ताजा तरीन स्टेटस रिपोर्ट से बहुत नाखुश था। इसी वक्त उसने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव महसूस किया। कुछ अरसा पहले ये वाज़ेह था कि जीरो विंग टूटने वाला है, फिर भी ये अब जोश व खरूश से भरा हुआ था। दर हकीकत गिल्ड इतना अच्छा काम कर रहा था कि उसने बोनस जीसीपीज में 1 लाख गोल्ड से ज्यादा का इनाम भी दिया था।
एनपीसी दुकानों की बड़ी तादाद जो हाल ही में जीरो विंग सिटी में बढ़ी थी और भी ज्यादा मुतासिर कुन थी। सुनगोलर बरेल ये सोचे बगैर न रह सका कि क्या जीरो विंग किसी न किसी तरह अमीर हो रहा है जैसे जैसे गिल्ड हेवेंस बरेल से लड़ रहा है। गिल्ड लीडर, हमारे लोग इस मामले पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं, लेकिन हमें साय से जीरो विंग की हिमायत करने वाली कोई बड़ी कारपोरेशन दरियाफ्त नहीं हुई है। ब्लैक वाटर ने भी उसकी तस्दीक की है, डेब्रेक फोग ने सर हिलाते हुए कहा जब उसने सुनगोलर बरेल को मुकम्मल यकीन के साथ जवाब दिया। हमें यकीन है कि जीरो विंग की हालिया आमदनी जीरो विंग सिटी से हासिल होती है। जीरो विंग सिटी, सुनगोलर बरेल का चेहरा सिया पड़ गया जब इसने गिल्ड सिटी के अदादोशुमार की रिपोर्ट पढ़ी। अगरचे वो उसे तस्लीम करने से नफरत करता था, लेकिन जीरो विंग सिटी में इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा सलाहियत थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गिल्ड सिटी इतनी तेजी से तरक्की कर सकता है, जो तकरीबन इनशनेट रॉक सिटी से आगे निकल सकता है। ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि जीरो विंग की बुनियादें हमारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। ली जिंग यांग, जो इस वक्त करीब ही बैठा था, ने हंसते हुए तबसरा किया, ताहम ये सब कुछ है जो वो हासिल कर सकते हैं। चूंकि वो हथियार डालने से इनकार करते हैं, क्या अब हम कार्रवाई कर सकते हैं? बेशक। यंग मास्टर ली, अब जीरो विंग को मिटाने के लिए इवल डेमन फौज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनगोलर बरेल ने सर हिलाया। तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसने जारी रखा, अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें दिखाएं कि हमारी इवल डेमन आर्मी वाकई कितनी खौफनाक है। बाब 1639 जंग का आगाज। स्टारमोन किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी। जीरो विंग सिटी की शोहरत में अचानक इजाफे की वजह से पड़ोसी रियासतों के बहुत से आजाद खिलाड़ी व्हाइट रिवर सिटी में जीरो विंग की रहाइशगाह के सामने जमा हो गए, जो गिल्ड में शामिल होने की उम्मीद रखते थे। अगरचे जीरो विंग इस वक्त हेवेंस बरेल के खिलाफ इतना अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन यह सिर्फ वक्त की बात थी कि जीरो विंग सिटी हेवेंस बरेल के इनशनेट रॉक सिटी से आगे निकल जाए जिस रफ्तार से वो तरक्की कर रहा था। जीरो विंग सिटी का टेलीपोर्टेशन फंक्शन और मुताद्दिद एनपीसी दुकानें इतनी पुरकशिश थीं कि यहां तक के आजाद खिलाड़ी और मरूफ एडवेंचर टीमें भी शहर में तवील मुद्दती आबाद होने पर गौर कर रही थीं। फिलहाल बहुत सी एडवेंचर टीमें और गिल्ड्स जीरो विंग सिटी के निजी मकानात की नीलामी में हिस्सा न लेने पर शदीद पछता रहे थे। कुछ एडवेंचर टीमों और गिल्ड्स ने जीरो विंग सिटी के निजी मकानात को बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदने की पेशकश भी की थी, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी नीलामी में जीते गए निजी मकानात हवाले करने को तैयार नहीं था। जबकि जीरो विंग ने मजीद रफ्तार हासिल की, सैफ अली ने मैजिक लाइट सीट्स बनाना जारी रखा। मैजिक लाइट सीट 6 टुकड़ों का लेवल 50 फाइन गोल्ड सीट का सामान था। इसके फॉर्जन के तरीकाकार इंतहाई पेचीदा और मुकम्मल करना मुश्किल थे। ताहम जैसे जैसे सैफ अली ने मजीद सीट मुकम्मल किए, वो फॉर्जन के अमल से तेजी से वाकिफ होता गया। पर्पल थंडर फुलियम की मदद से इसे हर सीट को मुकम्मल करने के लिए और भी कम वक्त दरकार था। आमतौर पर एक मास्टर फॉर्जर को एक कोशिश मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 1 घंटा दरकार होता था। दूसरी तरफ सैफ अली को अब सिर्फ 40 मिनट दरकार थे। मजीद बरा, इसकी अमली कामयाबी की शरह 60% तक बढ़ गई थी। वो 10 कोशिशों में से 6 सीट कामयाबी से बना सकता था। फॉर्जन के अमल से सैफ अली की वाकिफियत की वजह से बकिया 40% में सिर्फ चंद मामूली नकाइस थे, जो अतो सीक्रेट सिल्वर अ मिस्टेरियस आयरन रैंक के तौर पर सामने आए। नाकामियों में से सिर्फ 10% नाकाबिल इस्तेमाल थी। अगरचे सीक्रेट सिल्वर और मिस्टेरियस आयरन सीट्स को नाकामी समझा जाता था, लेकिन ये टुकड़े अब भी लेवल 50 के माहिर खिलाड़ियों के लिए कीमती थे। मजीद बरा, नाकामियों ने अब भी अपने सीट के असरात को बरकरार रखा, जिसने उन्हें इसी रैंक के आम सामान से आधा रैंक ज्यादा मजबूत बना दिया। चूंकि सैफ अली का मैजिक लाइट सीट्स को खुफिया रखने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इसने नाकामियों को गिल्ड के गोदाम में डाल दिया और सिर्फ कामयाब सीट अपने पास रखे। जैसे ही सैफ अली ने अपनी 2700 कोशिश की तैयारी की, आबदा गाल ने इससे राब्ता किया। गिल्ड लीडर हेवेंस बरेल ने एक चाल चली है। फिलहाल हेवेंस बरेल का ली जिंग यांग इवल बीस्टस और माहिर खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद की क़यादत कर रहा है, ताकि 4 आला वसाइल वाले नक्शों में हमारे अराकीन पर हमला किया जा सके। हमारी तादाद बहुत कम है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। हम पहले ही बहुत से माहिर अराकीन को खो चुके हैं। अगरचे मैंने पहले ही आर्जी पसपाई का हुक्म दे दिया है,
लेकिन ऐसा लगता है कि हेवेंस बरेल ने इसके लिए तैयारी कर ली थी। हमारे अराकीन आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आबदा गाल ने परेशानी से रिपोर्ट दी और सैफ अली को चंद वीडियोस भेजे। हर रिकॉर्डिंग में हेवेंस बरेल की माहिर टीमें 20 से 30 लॉर्ड रैंक और उससे ऊपर के इवल डेमनस की क़यादत करती दिखाई गईं। अगरचे इवल डेमनस के पास इसी रैंक के इवल बीस्टस जितना एचपी नहीं था, लेकिन उनके पास आला अक्ल थी। एक अकेला लेवल 70 लॉर्ड रैंक का इवल डेमन आम माहिरीन की 20 रुकनी टीम को घेरने के लिए काफी से ज्यादा था, 30 का तो जिक्र ही नहीं। जीरो विंग की 100 रुकनी माहिर टीमों में से कोई भी बुनियादी तौर पर तबाह हो जाएगी अगर वो उन इवल डेमनस के सामने आ गई। सिर्फ 1000 रुकनी टीमों के पास मुजाहमत की कुछ उम्मीद हो सकती थी। इस वक्त सिर्फ कनकरर पार्टीज की क़यादत में 100 रुकनी टीमें अगिल्ड के टायर 2 माहिरीन की क़यादत में टीमें ही हेवेंस बरेल की माहिर टीमों को शिकस्त दे सकती थी। ताहम हेवेंस बरेल ने जीरो विंग के अराकीन का शिकार करने के लिए 5000 से ज्यादा इवल डेमनस भेजे थे। कनकरर पार्टीज और टायर 2 माहिरीन दुश्मन की टीमों को काबू में रखने के लिए काफी नहीं थे। हमले शुरू होने के आधे घंटे में जीरो विंग को 5000 से ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। हेवेंस बरेल वाकई मोहतात है, सैफ अली अपने माथे पर बिल डाले बगैर न रह सका। अगर स्टारमोन किंगडम की फौजों को अपने इलाके में ईवल गार्ड टेम्पल की अफवाज का पता चल जाता तो वो उन्हें तबाह करने के लिए फौरन हरकत में आ जाती। ओरुक एम्पायर के हमले की वजह से स्टारमोन किंगडम की फौजें पूरी बादशाही में फैली हुई थीं। हेवेंस बरेल से निपटने के लिए बादशाही की ताकत का फायदा उठाना बहुत आसान होगा। ताहम हेवेंस बरेल ने हमला करने के लिए सिर्फ अपने आला नकलो हरकत वाले इवल डेमनस भेजे थे। मजीद बरा ये इवल डेमनस फैल चुके थे, यहां तक कि अगर बादशाही की फौजें वक्त पर उन तक पहुंच जाती तब भी वो बाकी इवल डेमनस के फरार होने से पहले सिर्फ चंद को ही मार पाते। इस इवल डेमन फौज को भारी धचका लगाना अमली तौर पर नामुमकिन था। मजीद बरा इवल डेमन फौज गोरीला जंग में खास तौर पर माहिर थी। खिलाड़ियों को उनके खिलाफ कोई उम्मीद नहीं थी, अकेले गिल्ड का तो जिक्र ही नहीं। यही वजह थी कि इवल गार्ड टेम्पल ने सैफ अली की पिछली जिंदगी में तकरीबन पूरी सल्तनत का सफाया कर दिया था। जब जीरो विंग इससे पहले इवल डेमन और बेस्ट फौजों से टकराया था तो गिल्ड को खतों ट्रेन का फायदा हासिल था। इसे दिफाई जादुई सरन्यू, डिफेंस ट्रीटस, एनपीसी गार्ड्स और सिपाहियों और इस तरह के दीगर टूल्स की भी मदद हासिल थी, लेकिन अब जीरो विंग के पास उनमें से कुछ भी नहीं था। जब तक इवल डेमन फौज मैदानों में खिलाड़ियों का शिकार करती रहेगी, जीरो विंग के अराकीन ग्राइंड और लेवल अप नहीं कर पाएंगे। हाय हा बासली, ये इवल डेमनस हैरान कुन है। यहां तक कि जीरो विंग की माहिर टीमें भी उन राकेशों का मुकाबला नहीं कर सकती, एक तनुमंद रेंजर ने हंसते हुए कहा जब इसने इवल डेमनस को थोड़ी दूरी पर जीरो विंग की 100 रुकनी माहिर टीम को कुचलते हुए देखा। सिर्फ 40 इवल डेमनस के साथ उन्होंने कनकरर पार्टी की क़यादत वाली माहिर टीम को पसपाई पर मजबूर कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सूरत हाल मुमकिन होगी। उन पर कड़ी नजर रखो, इस बात को यकीनी बनाओ कि इनमें से कोई भी फरार ना हो, ली जिंग यांग ने हंसते हुए कहा। दूसरी तरफ वो जरा भी हैरान नहीं था। उसने जाती तौर पर पहले एक ग्रेट लॉर्ड रैंक के इवल डेमन का मुकाबला किया था। बरसरक स्कल के बगैर वो इवल डेमन का मुकाबला नहीं कर सकता था, बमुश्किल अपना दिफा कर पाता। अगर इवल डेमनस का एक ग्रुप उस पर टूट पड़ता तो उसके किलेबर का माहिर भी जल्द ही गिर जाता। अगरचे जीरो विंग इस जंग में अब तक हेवेंस बरेल के साथ डटा हुआ था, लेकिन नतीजा बहुत पहले तय हो चुका था। जीरो विंग के पास फतह का कभी कोई मौका नहीं था। दरी असना यह खबर के हेवेंस बरेल ने जीरो विंग के खिलाफ इवल डेमन फौज भेजी है, तेजी से बड़ी ताकतों तक पहुंच गई। जीरो विंग के अराकीन के जेर कब्जा आला वसाइल वाले नक्शों में फैले हुए मुताद्दिद इवल डेमनस को देखकर यहां तक कि सपर गिल्ड्स के आला ओहदेदार भी माथे पर बिल डाले बगैर न रह सके। ऐसा लगता है कि हेवेंस बरेल ने एक ताकतवर इवल डेमन फौज जमा कर ली है। जीरो विंग सिटी की मकबूलियत में इजाफे के बावजूद जीरो विंग की मिरास जल्द ही खत्म हो जाएगी। युआन टाइशेन, यूएन जीरो विंग और हेवेंस बरेल के दरमियान जंग की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ते हुए अफसोसनाक आह भरे बगैर न रह सका। रिपोर्ट के मुताबिक हेवेंस बरेल ने 20 ग्रैंड लॉर्ड रैंक के इवल डेमनस को स्टारमोन किंगडम भेजा था। इन ग्रैंड लॉर्ड्स में से हर एक खिलाड़ियों के लिए एक मुकम्मल डरावना ख्वाब था।
गिल्ड ने 500 ग्रेट लॉर्ड्स और हजारों लॉर्ड रैंक के इवल डेमनस भी भेजे थे। ये फौज मैदानों में नाकाबिल तस्खीर होगी। स्टारमोन किंगडम की एनपीसी फौजें अब उन राक्षसों को खत्म करने की वाहिद उम्मीद थीं। बदकिस्मती से जब तक बादशाही की फौजें पहुंचती, इवल डेमनस मुमकिना तौर पर फरार हो चुके होते। अगर जीरो विंग ने सीक्रेट पवेलियन की शराइत मान ली होती तो इस मसले का कोई हल निकल सकता था, लेकिन गिल्ड ने इस मुश्किल से निकलने का कोई भी इम्कान खो दिया था। जैसे ही जीरो विंग के अराकीन मुख्तलिफ आला वसाइल वाले नक्शों से पीछे हटे, हेवेंस बरेल ने स्टारमोन किंगडम के सरकारी फोरम्स पर एक पोस्ट शाये की। जीरो विंग, क्या तुम आखिरी मुकाबले में हमारा सामना करने की जुर्रत रखते हो? इस जुमले ने फौरी तौर पर स्टारमोन किंगडम में हंगामा बर्पा कर दिया। हाय हा, ऐसा लगता है कि जीरो विंग वाकई कुछ खास नहीं है। ये एक अच्छी लड़ाई लड़ने से भी डरता है। जीरो विंग के अराकीन, क्या आप लोग बाहर निकलकर लड़ने की जुर्रत रखते हैं या आप अपने शहर में छुपते रहेंगे? हेवेंस बरेल के अराकीन ने फोरम्स पर शोर मचाया और जीरो विंग के अराकीन को मैदानों में लड़ाई के लिए उकसाया। कुदरती तौर पर जीरो विंग के अराकीन नाकाबिल यकीन हद तक मायूस थे। अगरचे वो लड़ना चाहते थे, लेकिन अगर वो मैदानों में जाते तो इवल डेमनस उन्हें घेर लेते। अगर ऐसा होता तो वो कभी जिंदा ना बचते। फिर भी अगर वो नहीं लड़ते तो गेम में हर कोई उन्हें हिकारत की निगाह से देखता। गिल्ड लीडर, हमारे बहुत से अराकीन हालिया ऐलान की वजह से हेवेंस बरेल के अराकीन का सामना करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उन्हें जाने दें। आबदा गाल बेबसी से खामोश हो गई। क्या वाकई उन इवल डेमनस से निमटने का कोई तरीका नहीं है? इसे हेवेंस बरेल के इक़दामात वाकई मकरू लगे, लेकिन अगर उन्होंने जल्द कोई हल ना निकाला तो न सिर्फ जीरो विंग की साख गिर जाएगी, बल्कि गिल्ड का हौसला भी टूट जाएगा। क्या हेवेंस बरेल वाकई ये समझता है कि जीरो विंग कोई बेबस भीड़ है? चूंकि वो लड़ाई चाहते हैं, मैं इन्हें लड़ाई दूंगा, सैफ अली ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। बाब 1640 की ईंट का जवाब पत्थर से। हम उनसे लड़ने जा रहे हैं। सैफ अली की गरज सुनकर आबदा गाल तवक्को से भर गई। गिल्ड लीडर, क्या आपके पास वाकई उन इवल डेमनस से निमटने का कोई तरीका है? वो जीरो विंग की बुनियादों से बहुत वाकिफ थी। गिल्ड की मौजूदा जंगी ताकत के साथ खिले मैदानों में हेवेंस बरेल के खिलाफ उनकी फतह का कोई इम्कान नहीं था। अगर वो जीतना चाहते थे तो उन्हें किसी खास हिकमत अमली या मुजज़े की जरूरत थी। नहीं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। फिर हम हेवेंस बरेल से कैसे लड़ेंगे? सैफ अली के सादा जवाब ने आबदा गाल को हक्का बक्का कर दिया। किसने कहा कि हम उनसे आमने सामने लड़ने जा रहे हैं? सैफ अली ने हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर करते हुए पूछा। गिल्ड वार दौलत का मुकाबला है। अगर हम उनकी आमदनी काट दें तो आपके ख्याल में वो कब तक चलेंगे? दोनों गिल्ड्स पहले ही एक दूसरे के अराकीन पर इनामात मुकर्रर कर चुके थे और उसकी वजह से हर रोज भारी अखराजात उठा रहे थे। अगर एक फरीक के पास अचानक इनाम के बड़े दावों की अदायगी के लिए फंड्स की कमी हो जाती और वो अपने गिल्ड के अराकीन को मुआवजा नहीं दे सकता, तो वो गिल्ड दबाव में टूट जाता। उनकी आमदनी काट दें? आबदा गाल ने अपने गिल्ड लीडर को उलझन भरी नजरों से देखा। हेवेंस बरेल की माली सलाहियत खौफनाक थी। न सिर्फ उसे ब्लैक वाटर कारपोरेशन की हिमायत हासिल थी, बल्कि वो फंड्स के लिए ओरुक एम्पायर के इनेशनेट रॉक सिटी पर भी इन्हिसार कर सकता था। अगर इन जराए को काटना मुमकिन होता तो हेवेंस बरेल को अपने मालियात को तबाहकुन धचका लगता। ताहम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आबदा गाल ने सूरत हाल पर किस तरह गौर किया, इसे ऐसा करने का कोई तरीका नहीं मिल सका। इनेशनेट रॉक सिटी ओरुक एम्पायर के अंदरूनी इलाके में वाक़ था। न सिर्फ इसकी हिफाजत हेवेंस बरेल के अराकीन कर रहे थे, बल्कि गिल्ड शहर के जामिद दिफा को भी मजबूत करता रहा। गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स में से हर एक की नजर शहर पर थी, जो इस पर कब्जा करने के मौका की उम्मीद रखती थी। गिल्ड ने शहर की दीवारों के अंदर एनपीसी सिपाही भी तैनात किए थे। अगरचे इनेशनेट रॉक सिटी में सिर्फ 6000 के करीब एनपीसी सिपाही थे, लेकिन हर कोई लेवल 100 का था। इनमें से अक्सरियत टायर 1 के सिपाहियों की भी थी, जिनमें टायर 2 एनपीसी की अक़लियत और चंद टायर 3 कमांडर थे। लेवल 100 गार्ड्स डोमेन में दूसरा बड़ा मोड़ था। अगर ये एनपीसी इस वक्त मौजूद होते जब हेवेंस बरेल ने शहर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तो ये नाकाम हो जाता, चाहे इसने हजारों लेवल 70 ईवल बीस्ट्स को इस्तेमाल किया होता। बदकिस्मती से
ब्लैक वाटर कारपोरेशन से आमदनी को काटना और भी कम मुमकिन था। ब्लैक वाटर ने पहले ही आयरन एम्पायर का कंट्रोल संभाल लिया था और जीरो विंग की मौजूदा ताकत के साथ इसकी अपनी सल्तनत में गिल्ड पर हमला करना खुदकुशी होगा। बहरहाल, किसी से कहो कि मुझे 60,000 मैजिक क्रिस्टल्स भेजे। मैं इनशनेट रॉक सिटी का दौरा करने और इससे हेवेंस बरेल की आमदनी को काटने की कोशिश करने का इरादा रखता हूं। इसके अलावा हमारे गिल्ड के अराकीन को मतला करें कि वो फी अलहाल घर के अंदर रहें। अगर उन्हें लेवल अप करना है तो वो जीरो विंग सिटी के आसपास के नक्शों में ऐसा कर सकते हैं। फ्लाइंग शैडो, शैडो सॉरोड और दीगर को कुमत की पेशकश करें अगर हमारे अराकीन हमले की जद में आए। सैफ अली ने आबदा गाल के सवाल पर सर हिलाने के बाद हिदायत की। किसी और के पास इनशनेट रॉक सिटी से निपटने की ताकत नहीं थी। हेवेंस बरेल के लिए बदकिस्मती से उसने अवर्ड समिट के अपने सफर के दौरान एक एपिक कंज्यूमेबल डेमन किंग का हान हासिल किया था। यहां तक कि जीरो विंग सिटी की दिफाई जादुई सरनी भी टायर 5 डेमन किंग के मुकम्मल ताकत वाले हमले के खिलाफ बखर जाएगी। इनशनेट रॉक सिटी का तो जिक्र ही नहीं। डेमन किंग के हान की वाहिद खामी मैजिक क्रिस्टल्स की इसकी दीवानावार जरूरत थी। इससे पहले जीरो विंग के पास अपने गोदाम में 10,000 मैजिक क्रिस्टल्स भी नहीं थे और सैफ अली डेमन किंग का हार्न इस्तेमाल करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। लेकिन गिल्ड के लिए हालात बदल चुके थे। जीरो विंग सिटी अकेले ही अपनी टेलीपोर्टेशन सर्विसेज और बैटल एरिना के जरिए 1 लाख से ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स कमाता था और ये तादाद हर मिनट बढ़ती जा रही थी। लिहाजा 60,000 मैजिक क्रिस्टल्स लेने से जीरो विंग के रोजमर्रा के कामों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। चूंकि हेवेंस बरेल ने ऐसी हरकत करने की जुर्रत की थी, सैफ अली को एहसान का बदला चुकाना था। जैसा कि कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से। जब आबदा गाल ने सुना कि सैफ अली अकेले इनशनेट रॉक सिटी जाने का इरादा रखता है तो वो घबरा गई। जल्दी से उसने दलील दी, गिल्ड लीडर, अब का अकेले जाना बहुत खतरनाक है। इनशनेट रॉक सिटी की हिफाजत करने वाले लेवल 100 टायर 3 एनपीसी मौजूद है। हेवेंस बरेल ने तवील अरसे से जीरो विंग को दुश्मन बना रखा है। जैसे ही आप शहर के करीब पहुंचेंगे, एनपीसी आपको खत्म कर देंगे। इनशनेट रॉक सिटी का हर एनपीसी सिपाही मौजूदा खिलाड़ियों को ज़बह करने की सलाहियत से ज्यादा रखता था। वहां अकेले जाना खुदकुशी था। आराम से रहूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं वाकई उसे अंजाम नहीं दे सका तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। उसने मजीद वजाहत करने की जहमत नहीं की। फिर आपको मोहतात रहना चाहिए। मैं आया से फौरन मैजिक क्रिस्टल्स पहुंचाने को कहूंगी, आबदा गाल ने बार बार इल्तिजा की। सैफ अली के उसे आराम करने का कहने के बावजूद वो फिक्र किए बगैर न रह सकी। इसके बाद आबदा गाल ने आज से व्हाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म को 60,000 मैजिक क्रिस्टल्स पहुंचाने को कहा, जबकि इसने गिल्ड के अराकीन के साथ मामला किया और सबको हिदायत की कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर जाने से गुरेज करें। एक बार जब सैफ अली ने 60,000 मैजिक क्रिस्टल्स हासिल कर लिए तो उसने इनशनेट रॉक सिटी जाने से पहले गिल्ड के गोदाम से 2 टायर 3 डेफनेसो मैजिक स्क्रूलिस हासिल किए, जो गिल्ड की मैन फोर्स ने हासिल किए थे। ओरुक एम्पायर, इनशनेट रॉक सिटी, प्रेम्बरडेल डिवाइन रॉन, कदीम इलाही खंडर के ज़हूर की वजह से खंडर के अर्द गिर्द आला सतह के क्विस्ट और ताकतवर मालिकान बासिस पैदा होना शुरू हो गए थे। इसकी वजह से बहुत से खिलाड़ी उन वसाइल के लिए मुकाबला करने के लिए इलाके में जमा हो गए थे। इससे इनशनेट रॉक सिटी की खिलाड़ियों की आबादी में भी इजाफा हुआ। अगरचे आबादी में इजाफा जीरो विंग सिटी की तरह ड्रामाई नहीं था। इनशनेट रॉक सिटी में नए आने वालों में से कुछ शहर की मुताद्दिद बड़ी इमारतों को देखकर हैरान रह गए। इनशनेट रॉक सिटी में मुख्तलिफ होटल, समितियां, बार्स और रिसप्तूरा शामिल थे और उन इमारतों में से सबसे छोटी में 3 मंजिलें शामिल थीं, जबकि सबसे ऊंची में 6 या 7 भी थी। इनशनेट रॉक सिटी की खुशहाली पहले ही बड़े एनपीसी शहरों का मुकाबला कर सकती थी। मजीद बड़ा, शहर का दिफा नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर था। शहर में पहले ही 28 डिफेंस स्ट्रीट्स और दर्जनों एरो टावर्स मौजूद थे। शहर के मरकज में 3 बेसिक माना प्लस कैनन भी मौजूद थीं, जो हेवेंस बरेल ने ब्लैक विंग सिटी से खरीदी थीं। यहां तक कि अगर कोई और फौज शहर का मुहासरा करने की कोशिश करती तो कोई भी तवक्को नहीं करेगा कि शहर 1 सेकंड के लिए भी गिरेगा।
जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने शहर को देखा तो वो इस पर कब्जा करने का ख्याल तर्क करने पर मजबूर हो गई। इनशनेट रॉक सिटी वाकई एक नाकाबिल तस्खीर कला है। इस शहर के साथ ये सिर्फ वक्त की बात है कि हेवेंस बरेल एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड बन जाए। ये दुरुस्त है। इनशनेट रॉक सिटी से फंड्स की मुसलसल फराहमी और बड़ी कारपोरेशनों की मदद के साथ बहुत से माहिरीन मुमकिना तौर पर गिल्ड में शामिल होने की कोशिश करेंगे। हेवेंस बरेल को अब सिर्फ तरक्की के लिए वक्त दरकार है। मुझे मालूम है, ठीक है। मैंने सुना है कि इस वक्त जीरो विंग पर हमला करने वाली इवल डेमन फौज भी हेवेंस बरेल की है। आप लोगों को खुद देखना चाहिए कि वो इवल डैमनस कितने ताकतवर है। आम माहिरीन इन लॉर्ड रैंक के इवल डैमनस के सामने कुछ भी नहीं है। इनमें से सिर्फ एक आसानी से 20 रुकनी माहिर टीम का सफाया कर सकता है और ग्रेट लॉर्ड रैंक के इवल डैमनस के जंगी मेयार आम माहिरीन का भी मुकाबला कर सकते हैं। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी अब हेवेंस बरेल से डरती हैं। अगर दूसरी रियासतें और सल्तनतें इवल डैमनस का शिकार न कर रही होती तो जीरो विंग पहले ही फना हो चुका होता। जीरो विंग को यकीनन बदकिस्मती है कि हेवेंस बरेल दुश्मन के तौर पर मिला है। उनके खिलाफ इस इवल डेमन फौज के साथ जीरो विंग खत्म हो गया है। अगरचे जीरो विंग किसी भी तरह से कमजोर गिल्ड नहीं है, लेकिन हेवेंस बरेल को उबूर करने की इसकी किस्मत खराब है। मैंने सुना है कि हेवेंस बरेल जल्द ही मजीद अराकीन भर्ती करने का इरादा रखता है। हम अपने खाने के बाद हेवेंस बरेल में शामिल क्यों नहीं होते? अगर हम देर कर देते हैं तो बाद में गिल्ड में शामिल होना और भी मुश्किल हो सकता है। मेरा अंदाजा है कि तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी शामिल समझो। जैसे ही इनशनेट रॉक सिटी में खिलाड़ियों ने हेवेंस बरेल पर तबादला ख्याल किया, बहुत से लोगों ने अपनी तारीफ और हसद का इजहार किया। हेवेंस बरेल के पास पैसा और ताकत दोनों थे। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि वो ओरुक एम्पायर के पड़ोसी कई रियासतों का कंट्रोल संभाल ले। यहां तक कि सपर गिल्ड्स भी अब गिल्ड की तरक्की को नहीं रोक सकते थे। दरीं असना इनशनेट रॉक सिटी में हेवेंस बरेल की रहाइशगाह में सुनगोलर बरेल अपने दफ्तर में बैठा खुशी का इजहार कर रहा था। जब इसने ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ी तो एक नाकाबिल बयान खुशी ने इसके दिल को भर दिया। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा शहर बहुत पैसा कमाता है, ब्लैक फुलियम? मुतलक ताकत के सामने तुम मुमकिना तौर पर क्या कर सकते हो? सुनगोलर बरेल दीवानावार हंसा। लड़ाइयों के एक सिलसिले के बाद हेवेंस बरेल ने 15,000 से ज्यादा जीरो विंग अराकीन को हलाक कर दिया था। अगरचे इनमें से ज्यादातर आम अराकीन थे, लेकिन ये जीरो विंग के लिए एक अहम धचका था। इस वक्त जीरो विंग के अराकीन कस्बों और शहरों में छुपे हुए थे, जिनमें से ज्यादातर ग्राइंड करने के लिए हिफाजत छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हेवेंस बरेल ने फौरी तौर पर एक टीम भेजी कि वो दरियाफ्त होते ही किसी को भी मार डाले। अगरचे कुछ खिलाड़ी हेवेंस बरेल से छप कर निकल गए थे, लेकिन वो मजमूई सूरत हाल को मुतासिर नहीं कर सकते थे। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी कि जीरो विंग के अराकीन गिल्ड से दस्तबरदार होना शुरू कर दी। एक बार जब ऐसा हुआ तो जीरो विंग वाकई खत्म हो जाएगा। जैसे ही सुनगोलर बरेल अपने गिल्ड के आला ओहदेदारों से उनके अगले इक़दामात पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात की तैयारी कर रहा था, सैफ अली खुफिया तौर पर इनशनेट रॉक सिटी की दीवारों के पार चला गया। अगरचे हेवेंस बरेल ने पहले ही जीरो विंग के अराकीन को दुश्मन बना रखा था, लेकिन सैफ अली के पास नाइट वॉकर्स कैप लैस था। अगर वो पता लगने से बचना चाहता था तो टायर 3 NPC भी इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। वाहिद मसला ये था कि उसे अभी भी शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। खुशकिस्मती से इसे इसकी जरूरत नहीं थी, जैसा कि ओरुक एम्पायर के शहरों में से एक से तवक्को की जाती है। ये यकीनी तौर पर जीरो विंग सिटी से ज्यादा खुशहाल है। सैफ अली ने अपने दरवाजों से इनशनेट रॉक सिटी का मुशाहिदा करते हुए मुस्कुराते हुए खुद से बुड़बुड़ाया। ऐसा लगता है कि हेवेंस बरेल ने शहर के दिफा को काफी बेहतर बनाया है। मुझे हैरत है कि क्या ये टायर 5 के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले स्पेल का मुकाबला कर सकता है। जैसे ही सैफ अली बुड़बुड़ाया, उसने गैल डोमेन को फाल किया और इनशनेट रॉक सिटी के ऊपर उड़ गया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।